51 अध्याय 51 3 साल बीत चुके हैं और हजारों परिवारों के बच्चे बड़े हो गए हैं। एआई मॉडल जेमिनी -2.0 योजक चिन्ह FLSH। अध्याय 51 3 साल बीत चुके हैं। कियान परिवार के बच्चे बड़े हो गए हैं। समय गुजर जाता है। क्यूआन रेनिक्स यू के भाई बहनों के बीबी डोन के साथ आने से बीबी डोन के स्वास्थ्य लाभ का समय बहुत कम हो गया। आधे साल में वह सामान्य हो गई। इसके बाद कियान जुंजी ने धीरे धीरे सुप्रीम पोप महल के मामलों और शक्ति को पवित्र युवती को हस्तांतरित कर दिया। वे चीजें जो लंबे समय से तैयार की जा रही थी, बुजुर्गों के सहयोग से सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो गया। इसलिए कियान जुंजी को बहुत सारा खाली समय मिला। खेती के अलावा सबसे बड़ी खुशी अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। उगते सूरज के साथ ठंड का एहसास हुआ। कियान जुंजी, जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, डाइनिंग कार को धक्का देकर धीरे धीरे यार्ड में आया। चेहरे पर मुस्कान लिए उसने एक कपड़ा उठाया। वह नीचे झुका और आंगन में रखी पत्थर की मेज को साफ किया और मुस्कुराते हुए घर में चिल्लाया, जियो जुए, खाने का समय हो गया है। कियान जुंजी की आवाज आंगन में फैल गई। कमरे में बिस्तर पर जो भाई बहन सो रहे थे, वे एक दूसरे से गले मिल गए। कियान रेनेजू ने अपने बगल में पड़े नाजुक शरीर को गले लगाया और उस कोमल आलिंगन में सिमट गया। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी और उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वह अभी भी नींद में था। कियान रेंजू ने अपनी धुंधली बैंगनी आंखें खोली और अपनी बाहों में लिया हुआ कियान रेंजू को देखा। अपने शरीर पर पैरों का दबाव महसूस करना। उसकी आंखें लाचारी से भरी थी, लेकिन उससे भी अधिक स्नेह से। उसने धीरे से अपने बालों को खींचा जो नीचे दबाए जा रहे थे और फिर कियान रेनेजू के बंधन को खोल दिया। कियान रेनेक्स बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। उसके सुंदर बाल झरने की तरह चिकने थे, जो स्वाभाविक रूप से उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसके शरीर पर शुद्ध सफेद सस्पेंडर नाइट ड्रेस ने उसके गोल कंधों और नाजुक कॉलरबोन को उजागर कर दिया। उसकी दोनों कमल जैसी भुजाएं पतली थी, पर दुबली नहीं थी। उसके कूल्हों को ढकने वाली स्कर्ट के नीचे उसकी पतली टांगें सीधी और सुडौल थी। उसकी भौहें सुंदर थी और नाक सीधी थी। उसकी त्वचा का हर इंच बर्फ की तरह सफेद और चीनी मिट्टी की तरह नाजुक था। 9 वर्ष की आयु में ही वह सुंदर हो गई थी और उसका रूप रंग ऐसा था कि वह किसी देश को भी अपने अधीन कर सकती थी। उसने अपनी आंखें नीची कर ली और कियान रेनेजू की ओर देखा। उसका सुंदर चेहरा, जो छिलके उतारे हुए लीची की तरह नम था, थोड़ा लाल हो गया। वह हल्के हल्के कमल जैसे कदम बढ़ाते हुए बाथरूम की ओर चली गई। लंबे समय तक नहीं, पानी की आवाज बंद हो गई और कियान रेनेक्स ने नहाना और कपड़े पहनना समाप्त कर लिया था। उसने एक गीला तौलिया लिया और बिस्तर के पास वापस आ गई। जियो, उठने का समय हो गया है। पिताजी ने नाश्ता बनाकर भेज दिया है। जबकि कियान रेनेक्स फुसफुसाया। उसने अपना तकिया कियान रेनेजू की बाहों से निकाल लिया। बहन, मुझे पता है। कियान रेनेजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और करवट बदल ली। प्रकाश को रोकने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, फिर भी उसे गति धीमी करने की आवश्यकता थी। ठीक है, आंखें मत सिकोड़ना, वरना तुम फिर सो जाओगे। कियान रेनेक्स का चेहरा चिढ़ाने से भरा था और इस तरह की बात स्पष्ट रूप से बहुत बार हुई थी। नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए आंखें सिकोड़ लूंगा। कियान रेनेजू के शब्द भ्रमित थे, लेकिन यही तो आपने पिछली बार भी कहा था। कियान रेनेजू ने मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और धीरे से कियान रेनेजू का हाथ खींच लिया। उसने गीले तौलिए से उसका चेहरा ढक दिया। ओहिस, उसके चेहरे पर ताजगी का एहसास छा गया। कियान रेनेजू खुद को रोक नहीं सकी और कांपने लगी और तुरंत ही उसकी नींद खुल गई। जल्दी उठो, बहन पहले बाहर जा रही है। हाँ, जवाब पाकर कियान रेनेक्स ने धीरे से मुस्कुराया और बिस्तर को ठीक किया। तभी वह हल्के कदमों से कमरे से बाहर निकली। उसने पीछे मुड़कर आग्रह किया, जल्दी करो, आ रहा। कियान रेनेजू ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। उसने अपना हाथ उठाकर तौलिया अपने चेहरे पर ढक लिया, उसे कुछ बार हल्के से रगड़ा और फिर उसे उतार दिया। वह उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में नींद की झलक थी। उसने बाईं और दाईं ओर देखा, चारों ओर देखा। कियान रेनेजू ने अचानक अपना हाथ उठाया, आलस से हाथ बढ़ाया और जमा ली। हाँ, ओह, आह, उसकी आंखों के कोनों से कुछ आंसू निकल आए। कियान रेनेजू ने जूते पहनने और खड़े होने से पहले अपनी आंखें रगड़ी। 9 वर्ष की आयु में ही उनका शरीर एक युवा पुरुष जैसा हो गया था। ऊंचाई 1 मीटर 5 मीटर। उनका शरीर दुबला पतला था, लेकिन कमजोर नहीं था। उसका चेहरा कियान रेनेक्स से 70 से 80% मिलता जुलता था। वह बहुत अच्छी तरह से खिलाया गया था। वह थोड़ा नाजुक था, लेकिन स्त्रियोचित नहीं था और सुंदरता से रहित भी नहीं था। उसके सुनहरे बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसकी भौहें थोड़ी कोणीय थी, जो दृढ़ता दर्शाती थी। उसकी बैंगनी आंखें चमकीली थीं। उसकी आंखों के कोनों की रेखाएं हल्की सी उभरी हुई थीं, मानो कोई मुस्कुराती हुई बसंती हवा बह रही हो, जिससे लोगों को गर्माहट का एहसास हो रहा हो। वह कुछ देर के लिए नहाने और साफ सफाई करने के लिए बाथरूम में चला गया। सुनहरे पैटर्न वाला सफेद वस्त्र पहने हुए वह मुस्कुराते हुए तेजी से बाहर भागा। जियो, क्या तुम तैयार हो? बाहर से कियान रेनेक्स की आग्रह भरी आवाज आई। कियान रेनेजू नहीं रुका और यार्ड की ओर जोर से जवाब दिया, बहन, मैं आ रहा हूँ। आवाज अभी तक शांत नहीं हुई थी। कियान रेनेजू पहले ही भाग चुका था। उसने कियान जुंजी को देखा, जो सावधानीपूर्वक व्यंजन परोस रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर अभिवादन किया। पापा। कियान जुंजी ने ऊपर देखा। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, जियो जुए, जल्दी से यहाँ आओ, खाना खाते हैं। बोलते बोलते उनके हाथ में आखिरी थाली रख दी गई। कियान जुंजी भी मेज पर बैठ गए। हाँ, कियान रेनेजू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कियान रेनेजू की स्थिति की ओर चल दिया। बहन, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। ठीक है, सावधान रहना, मैं कटोरे ले आता हूँ। कियान रेनेजू ने सिर हिलाया और गर्म सूप कियान रेनेजू को सौंप दिया। वह पलटी और तैयार कटोरे और चॉपस्टिक एक एक करके बांटने लगी। कियान रेनेजू ने गर्म सूप बीच में रख दिया, फिर वह बैठ गया। कियान जुंजी मुस्कुराए और कियान रेनेजू का कटोरा ले लिया और फिर कियान रेनेक्स का। उन्होंने मुस्कुराते हुए गर्मजोशी से कहा, आओ, पहले गर्माहट के लिए थोड़ा गर्म सूप पी लो। धन्यवाद पिताजी। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। छोटी सी खुली पत्थर की मेज के पास कियान रेनेक्स के भाई बहन एक दूसरे के बगल में बैठे थे। कियान जुंजी सामने बैठे थे। वह अक्सर अपने बच्चों के लिए सब्जियां अपने सामने ही उठा लाते थे। कुछ पारिवारिक मामलों के बारे में बातचीत करना और स्पिरिट मास्टर की दुनिया में घटित दिलचस्प कहानियां बताना। और कुछ गपशप। उदाहरण के लिए, किस परिवार की मालकिन गर्भवती है, लड़का या लड़की? किस परिवार की उत्तराधिकारी लड़की है? आत्मा क्या है, प्रतिभा क्या है और स्वरूप कैसा दिखता है? कियान रेनेक्स की घूमती आंखों में कियान जुंजी ने फिर भी उस विषय को उठाया जिसका उल्लेख वे कभी कभी करते थे। जियो जुए, अगर तुम्हें किसी भी परिवार की कोई भी लड़की चाहिए तो तुम पिताजी से कह सकते हो। साम्राज्य और संप्रदाय से सब कुछ है। कियान जुंजी खुश थे। उनके चेहरे पर गर्व और थोड़ी अजयता थी। पिताजी, मैं अभी भी छोटा हूँ, चिंता मत करो। कियान रेनेजू ने अपना सिर उठाया, खाना निगल लिया और धीरे से अपना सिर हिलाया। कियान जुंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भावनाओं को विकसित करने के लिए युवा होना अच्छा है। कियान रेनेजू ने असहाय होकर अपनी आंखें घुमाई। उसने हंसते हुए कहा, पिताजी, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूँ, मैं उन्हें कैसे पहचान सकता हूँ? कियान रेनेक्स ने भौहें चढ़ाई। वह इस विषय पर बात नहीं करना चाहती थी। हालांकि कियान जुंजी ने हार नहीं मानी। जियो जुए ने जो कहा वह भी सही है। पिताजी उन्हें चित्रित करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं।
ठीक है पिताजी। कियान रेनेक्स्यू ने कियान जुंजी के लिए सब्जियां उठाई और उसे घूरने लगी। जल्दी करो और खाना खत्म करो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ अभ्यास के लिए आना चाहते हो? हाँ हाँ, ये सही है, तो फिलहाल इस बारे में बात नहीं करते। कियान जुंजी मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले, बस उन्हें आखिरी बार याद दिलाते हुए कहा, जियो जुए, अगर तुम सचमुच किसी को पसंद करती हो तो पिताजी को बताना याद रखना। मुझे पता है पिताजी। कियान रेनेज्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और विषय समाप्त हो गया। वह पहले से ही इसका आदी था। जब तक बीबी डोंग वहां नहीं है, कियान जुंजी मूल रूप से कियान रेनेक्स्यू के भाई बहनों के लिए दिन में 3 बार भोजन के लिए अनुपस्थित नहीं रहेंगे। कभी कभी कियान दाओलियू भी नाश्ता करने आएंगे। आधा घंटा बीत गया। उपासना हॉल के सामने चौड़ी घास पर कियान रेनेक्स्यू कियान जुंजी के साथ लड़ रही थी, अपनी आत्मा क्षमता और युद्ध कौशल को निखार रही थी। मैं आप सभी के सुखी जीवन की कामना करता हूँ। 52 अध्याय 52 बीबी डोंग की वापसी, साधारण माँ और बेटा। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLESH। अध्याय 52 बीबी डोंग की वापसी, एक साधारण माँ और बेटा। अपनी ही बेटी का सामना करते हुए कियान जुंजी ने आत्मा क्षमता का उपयोग नहीं किया। उन्होंने बस अपनी तलवार से उन्हें रोका, एक युद्ध साथी की तरह काम करते हुए हर चाल का प्रतिकार किया। 3 बैंगनी आत्मा के छल्ले कियान रेनेक्स्यू के पैरों के नीचे घूम रहे थे। वह कियान जुंजी के चारों ओर घूमती रही, बिना किसी रोक टोक के। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी एक स्तर 95 शीर्षक वाला डोलवो था और वह केवल एक आत्मा एल्डर थी। पूर्ण उत्पादन के बावजूद वह कियान जुंजी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। झनकार, पिता और पुत्री के हाथों में तीखी तलवारें टकराने से चिंगारियां उड़ने लगी। तलवार से एक शक्तिशाली बल प्रेषित हुआ, जिससे कियान रेनेक्स्यू पीछे की ओर उड़ गया। उसकी आंखें सफेद चमक रही थी और अंतर्दृष्टि की आंख के विश्लेषण के तहत कियान जुंजी की गति धीमी होती गई। कियान रेनेक्स्यू के पीछे 6 पंखों वाला गिरा हुआ देवदूत कंपन कर रहा था। जैसे ही उसने खुद को रोका, उसके पैरों के नीचे तीसरी आत्मा की अंगूठी अचानक चमक उठी, काली रोशनी का एक संकेत लेकर। उसकी तीसरी आत्मा क्षमता एंजल पंख ब्लेड। कियान रेनेक्स्यू के पीछे 6 पंखों वाला गिरा हुआ देवदूत अचानक सुनहरी रोशनी से भर गया। 3 जोड़ी सुनहरे एंजल पंख ब्लेड उड़कर उसके चारों ओर एस्कॉर्ट विमानों की तरह चक्कर लगाने लगे। पुनश्च काइल के सिल्वर विंग्स की तरह। जाना, कियान रेनेक्स्यू ने धीरे से चिल्लाया। उसके हाथ में तेज तलवार सीधे कियान जुंजी की ओर इशारा कर रही थी। उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे 6 एंजल पंख ब्लेड तुरंत उसकी ओर बढ़े। उसी समय कियान रेनेक्स्यू अपनी तलवार पकड़े हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी। कियान जुंजी ने तुरंत ध्यान दिया। वे उड़ते हुए तीखे एंजल पंख ब्लेड उसके कमजोर बिंदुओं पर निशाना साध रहे थे। वह प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत अच्छा, कियान जुंजी की चाल बहुत तेज थी। उसने लापरवाही से अपनी तलवार घुमाई, जिससे कई तलवार के फूल बन गए। फिर तलवार की हुई क्रिस क्रॉस, तलवार का जाल बनाते हुए उन सभी एंजल पंख ब्लेड को मार गिराने का लक्ष्य रखते हुए। इस समय कियान रेनेज्यू, ये पिता और पुत्री के बीच कुछ असंगत सा लग रहा था, जो उस समय आपस में लड़ रहे थे। वह अपना चेहरा किताब से ढके हुए घास पर आलसी ढंग से लेटा हुआ था। धूप में बैठे बैठे थोड़ा महसूस हो रहा है। 6 पंखों वाले पतित देवदूत के दुष्प्रभाव ने उन्हें इस तरह के व्यवहारिक प्रशिक्षण में भाग लेने से रोक दिया। वह केवल पास में ही खेती कर सकता था या पढ़ सकता था। शायद यही कारण था कि उसके पास अपनी आत्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए अधिक समय था। यही कारण है कि कियान रेनेज्यू की साधना कियान रेनेक्स्यू की तुलना में थोड़ी अधिक थी और वह पहले स्तर 38 तक पहुंच गया। अपने कान के पास धातु की टकराहट सुनते हुए कियान रेनेज्यू ने अपना चेहरा ढकने वाली किताब हटा दी। वह खड़े हुए और कियान दाओलियू का अभिवादन किया, जो मुकाबला देख रहे थे। दादाजी, मैं पहले पहाड़ से नीचे टहलने जाना चाहता हूँ। कियान दाओलियू मुस्कुराया और सिर हिलाया। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, बस सावधान रहना और जल्दी वापस आना। मैं करूंगा। कियान रेनेज्यू ने सिर हिलाया। उसने अपना सिर घुमाकर अभी भी जारी भीषण युद्ध पर नजर डाली, फिर कुशलतापूर्वक पहाड़ से नीचे उतर गया। वह बिना रुके पूरे रास्ते दौड़ता रहा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। कुछ ही देर में वह बीबी डोंग के आंगन के बाहर पहुंच गया। बंद आंगन के द्वार को देखते हुए कियान रेनेज्यू खुद से बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। उसे पता नहीं था क्यों इन 2 वर्षों में कियान जुंजी को बीबी डोंग पर बहुत भरोसा था और वह लगभग एक हाथ से दूर प्रबंधक बन गया था। वह कभी कभी बीबी डोंग को काम देते थे, मानो उनका इरादा सीधे तौर पर अपना पद त्यागने का था। इससे कियान रेनेज्यू थोड़ा उलझन में पड़ गया। अब इस पर विचार करने की जहमत नहीं उठानी पड़ती। कियान रेनेज्यू ने दौड़ना शुरू किया, थोड़ा सा उछला और पहले से ही आंगन के अंदर था। उसकी गतिविधियां तीव्र और गतिशील थीं। स्पष्टतः यह उनका ऐसा करने का पहला अवसर नहीं है। आंगन में प्रवेश करने के बाद कियान रेनेज्यू ने कुशलतापूर्वक पानी का डिब्बा भर दिया। आराम से उसने मिट्टी को ढीला किया और फूलों को पानी दिया। इन कार्यों को पूरा करने के बाद कियान रेनेज्यू ने देर नहीं की। वह जल्दी से आंगन की दीवार पर चढ़ गया। उसे अभी भी पहाड़ की चोटी पर स्थित उपासना भवन में वापस लौटना था। कियान रेनेक्स्यू के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करना। युवा मास्टर ज्यू। जैसे ही वह उतरा, कियान रेनेज्यू ने 2 हल्की सी आश्चर्यचकित आवाजें सुनी। एक कर्कश, एक तीखा। कियान रेनेज्यू ने एक भान उठाई, तुरंत सीधा खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर देखा। कियान रेनेज्यू की आंखों के सामने प्रकट होना। 3 आंकड़े थे। बाईं ओर वाला मनमोहक था और दाईं ओर वाला रहस्यमय। बीच में खड़ी सुंदर आकृति के चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी। वह कियान रेनेज्यू को गौर से देख रही थी। उसकी स्पष्ट बैंगनी आंखों में गहरी लालसा थी। जू जीजी, भूत दादाजी और माँ। कियान रेनेज्यू की आंखें आश्चर्य से भर गईं। वह तुरंत बीबी डोंग की ओर दौड़ा, जो उसके सामने प्रकट हुई थी। इस समय बीबी डोंग एक साधारण व्यक्ति से अलग नहीं दिख रही थी। उसकी पिछली कड़वाहट और गहरी नफरत के विपरीत उसका सुडौल शरीर एक शुद्ध सफेद लंबी पोशाक में लिपटा हुआ था। उसके सुंदर बाल साधारण सामानों से सजे हुए थे और उसके खूबसूरत चेहरे को किसी मेकअप की आवश्यकता नहीं थी। सुरुचिपूर्ण, महान, सभी सुंदर विशेषण उसके लिए उपयुक्त प्रतीत हुए। बिल्कुल, यदि वह कियान जुंजी को देख पाती तो यह एक अलग कहानी होती। उस समय वह बिल्कुल विपरीत छोर पर होगी। माँ, आप अंततः वापस आ गईं। कियान रेनेज्यू ने मुस्कुराते हुए बीबी डोंग के सामने आकर खुद को कुशलता से उसकी बाहों में डाल दिया। उसने धीरे से उसकी गर्म छाती को रगड़ा। ज्यू, क्या तुम भूल गए हो कि माँ ने तुम्हें क्या बताया था? बीबी डोंग ने धीरे से कियान रेनेज्यू को गले लगाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसकी अभिव्यक्ति और गतिविधियां स्वाभाविक थीं। पिछले 3 वर्षों में ऐसा संपर्क अनगिनत बार हुआ था। बीबी डोंग को इसकी पूरी तरह आदत हो गई थी। कियान रेनेज्यू ने ऊपर देखा और समझाया, जू जीजी और भूत दादाजी कोई बाहरी नहीं है। मुझे आपको 2-4 बार माँ कहने में क्या हर्ज है? तुमने जवाब देना कब सीखा? बीबी डोंग मुस्कुराए और दोनों हाथों से कियान रेनेज्यू के सुंदर चेहरे को सहलाया। ये कैसी बातचीत है? कियान रेनेज्यू की आंखें मुस्कुराहट से भरी थी जब वह अपना बचाव करते हुए बड़बड़ा रहा था। बीबी डोंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। वह हंसी और बोली, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। इस बार माँ ज्यू के लिए कुछ स्वादिष्ट लाई हैं। फिर कुछ स्वादिष्ट? कियान रेनेज्यू की आंखें जिज्ञासा और प्रत्याशा से भरी थी। बिल्कुल। बीबी डोंग के हाथ में आत्मा उपकरण से एक रोशनी टिमटिमा रही थी।
एक क्षण में उसके हाथ में क्रिस्टल क्लियर कैंडिड नागफनी की एक माला प्रकट हुई। बीबी डोन के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसने हल्के से अपना नाजुक हाथ ऊपर उठाया। उसकी सज जैसी उंगलियां क्रिस्टल क्लियर नागफनी को पकड़कर उसे बांस की सीख से अलग कर रही थी। फिर वह उसे कियान रेंजवे के मुंह के पास ले गई। जैसे ही उसने उसके होठों को छुआ, उसके मुंह में पहले से ही मिठास का एक संकेत बह निकला था। धन्यवाद माँ। कियान रेनेजू ने मना नहीं किया। उसने अपना मुंह खोला और नागफनी को काट लिया। बीबी डोन ने अपनी जैद उंगली आगे बढ़ाई। धीरे धीरे नागफनी को पूरी तरह से कियान रेंजवे के मुंह में धकेल दिया। उसके थोड़े फूले हुए गालों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा फिर से वैसा ही हो गया है जैसा बचपन में दिखता था। बीबी डोंग अपने हाथों से उसका चेहरा थामकर नीचे झुक गई। उसने धीरे से उसके गाल को चूमा। एक हल्की, मीठी और खट्टी खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। कियान रेनेजू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका चेहरा मुस्कुराहट के साथ बगल की ओर मुड़ गया। उनके बगल में गुलदाउदी डुलुओ उसे याद दिलाने से खुद को नहीं रोक सका। पवित्र युवती, हमें पहले जाकर रिपोर्ट करनी चाहिए। बीबी डोंग की भौहें तन गईं। उसके चेहरे की मुस्कान कुछ कम हो गई। माँ, मैं अब छोटा नहीं रहा। मैं ये काम स्वयं कर सकता हूँ। कियान रेनेजू मुस्कुराया और आगे बढ़ा, कैंडिड नागफनी लेने के लिए। ये सुनकर बीबी डोंग की भौहें गहरी हो गईं। उसने चंचलता से कियान रेनेजू के चिकने माथे पर हाथ फेरा। ऐसी बातें तब करो जब तुम माँ से बड़े हो जाओ। ओह, कियान रेनेजू ने अपना माथा ढक लिया, उसे रगड़ा और एक शर्मीली मुस्कान दी। हम्फ, बीबी डोंग ने हल्के से खर्राटे लिए। उसने अपने स्पिरिट टूल से एक बड़ा बैग लिया और उसे कियान रेनेजू को सौंप दिया। ये लीजिए, यह एक स्थानीय विशेषता है जो माँ ने एक खास गांव से खरीदी है, और यह आपकी बहन के लिए एक पोशाक भी है। धन्यवाद माँ। कियान रेनेजू ने खुशी से बड़े बैग को गले लगा लिया। लगभग हर बार जब बीबी डोंग बाहर जाती तो वह उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आती। मैं सभी के सुखद जीवन की कामना करता हूँ। 53 अध्याय 53 प्राप्त और खोया कियान रेनेक्स्यू की चिंता। एआई मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLESH। अध्याय 53 खोया और फिर से पाया कियान रेनेक्स्यू की चिंता। युवा मास्टर ज्यू के मासूम रूप को देखकर बीबी डोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कैंडिड नागफनी की सीख को अपने मुंह के पास ले आया। लो, ये तुम्हारे लिए भी है। हम युवा मास्टर ज्यू मुस्कुराए और सिर हिलाया। वह क्रिस्टल लाल फल को काटने के लिए आगे झुका, लेकिन खाली हवा में काट लिया। आह ओह, युवा मास्टर ज्यू ने असमंजस में ऊपर देखा। उसके कान के पास एक खिलखिलाहट की आवाज सुनाई दी। फफ, हाँ, बीबी डोंग ने युवा मास्टर ज्यू को चिढ़ाते हुए देखा। उसके हाथ में रखी हुई चीनी से भरी नागफनी की सीख पहले से ही उसके मुंह के पास थी। उसने उसे अपने होठों और दांतों के बीच काटा, कुशलता से एक नागफनी तोड़ी और संतुष्टि के साथ उसे चबाया। माँ, युवा मास्टर ज्यू की भ्रमित दृष्टि देखकर बीबी डोंग को और भी अच्छा महसूस हुआ। वह नीचे झुकी और अपनी ठुड्डी पर चुटकी काटी। उसने दुखी होकर कहा, तुमने माँ के लिए कुछ बचाने के बारे में सोचा भी नहीं, और तुम धन्यवाद भी कहते हो, लेकिन इसे दिखाने का तुम्हारे पास कोई और तरीका नहीं है। युवा मास्टर ज्यू रुके, फिर मुस्कुराए और सिर हिलाया। बेशक मैं। उसके हाथ में रखा पैकेट गायब हो गया। युवा मास्टर ज्यू ने अपनी बाहें बीबी डोंग की गर्दन के चारों ओर लपेट दी और हल्के से उसके नाजुक गाल पर चुंबन किया। फिर वह मुस्कुराया और पुनः धन्यवाद कहा। धन्यवाद माँ। हे, ये बुरा नहीं है। बीबी डोंग की खूबसूरत आंखों में मुस्कान थी। उसका प्यारा चेहरा लाल हो गया था और उसने धीरे से यंग मास्टर ज्यू के गाल पर चुटकी काटी। ठीक है, अच्छा रहो। माँ को अभी भी काम करना है। हम अलविदा माँ। मुझे भी वापस जाकर बहन के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करना है। युवा मास्टर ज्यू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, फिर मुड़कर अपने बगल में खड़े दो बुजुर्गों की ओर देखा। अलविदा जू जी, भूत दादाजी। अलविदा युवा मास्टर ज्यू। भूत डुलुओ ने थोड़ा सिर हिलाया। गुलदाउदी डुलुओ मुस्कुराया और सुरुचिपूर्ण ढंग से झुका। चल दर। बीबी डोंग ने युवा मास्टर ज्यू को एक और नागफनी दी, फिर मुड़कर दोनों बुजुर्गों के साथ चली गई। गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उनके पीछे चल पड़े। युवा मास्टर ज्यू ने उन्हें जाते हुए देखा, फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस लौट गए। रास्ते में बीबी डोंग कैंडिड नागफनी की सीख चबाते हुए सुप्रीम पोप महल की ओर चल पड़ी। वह जितनी करीब आती गई, उसके हाथ में मीठा और खट्टा व्यंजन उतना ही अधिक बेस्वाद होता गया। उसके चेहरे की मुस्कान भी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और ठंडी पड़ गई। इस समय केवल 29 वर्ष की बीबी डोंग पहले से ही 89वीं रैंक की आत्मा डोलुओ थी। शीर्षक डोलुओ की खेती पहले से ही पहुंच के भीतर थी। ... जब तक युवा मास्टर ज्यू प्रशिक्षण स्थल पर वापस लौटे, कियान जुंजी पहले ही जा चुके थे और कियान रेनेक्स्यू घास पर आराम कर रहे थे। बहन, युवा मास्टर ज्यू ने दूर से पुकारा। हालांकि कियान रेनेक्स्यू ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। बहन, युवा मास्टर ज्यू जल्दी से कियान रेनेक्स्यू के पास दौड़े और सूरज की रोशनी को रोकने के लिए नीचे झुक गए। जू, बारी बारी से प्रकाश और अंधेरे ने कियान रेनेक्स्यू को होश में ला दिया। युवा मास्टर ज्यू की ओर देखते हुए वह धीरे से उठ बैठी और पूछा, तुम फिर कहाँ भाग गए? मैं पहाड़ से नीचे टहलने गया था। मैंने माँ को वापस आते देखा। युवा मास्टर ज्यू मुस्कुराए और कियान रेनेक्स्यू के बगल में पालथी मारकर बैठ गए। माँ वापस आ गईं। कियान रेनेक्स्यू थोड़ा आश्चर्यचकित थी, लेकिन उतनी खुश नहीं थी जितनी की कोई उम्मीद कर सकता था। इसके बजाय उसकी आंखों में चिंता थी। ये सही है, माँ ने बहन के लिए भी एक ड्रेस खरीदी। युवा मास्टर ज्यू ने सिर हिलाया। उसने अपने स्पिरिट टूल से एक उपहार बॉक्स निकाला और उसे कियान रेनेक्स्यू को सौंप दिया। कियान रेनेक्स्यू ने उपहार बॉक्स पकड़ा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी धुंधली थी। ये कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पिछले 3 साल उसके जीवन के सबसे खुशहाल समय रहे। एक प्यारे पिता और माता। यद्यपि वह दोनों चीजें एक साथ नहीं पा सकती थी, फिर भी ये पहले से कहीं बेहतर था। लेकिन ये जितना अधिक सुंदर था, उतना ही अधिक कियान रेनेक्स्यू को डर लग रहा था। पाने और फिर खोने का एहसास, ये पहले कभी न होने की तुलना में कहीं अधिक पीड़ादायक और सहन करने योग्य था। ज्यू, इसे अभी अपने पास रखो। कियान रेनेक्स्यू ने हल्के से मुस्कुराकर अपने हाथ में पकड़ा बॉक्स यंग मास्टर ज्यू को लौटा दिया। मम्मी, माँ अभी बहुत सारा नाश्ता लेकर आए हैं। युवा मास्टर ज्यू ने बक्सा हटा दिया और उसके हाथ में एक छोटी बांस की टोकरी आ गई। अंदर चमकीले रंग के ताजे सूखे फल थे। बहन, ये मीठे खट्टे हैं और बहुत स्वादिष्ट हैं। कुछ चखना चाहोगी? मम, धन्यवाद ज्यू। कियान रेनेक्स्यू के चेहरे जैसे होंठ थोड़े से खुले और उसने यंग मास्टर ज्यू द्वारा दिए गए सूखे फल को ले लिया। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। उसका कोमल हाथ आगे बढ़ा। उसने कुछ सूखे फल भी उठाए और यंग मास्टर ज्यू के मुंह में डाल दिए। युवा मास्टर ज्यू ने अपनी उंगलियों पर चमकती नमी को देखा। वह मुंह बनाए बिना न रह सका। बहन, तुमने मेरा हाथ काट लिया। कियान रेनेक्स्यू मुस्कुराए और अपना हाथ यंग मास्टर ज्यू के मुंह की ओर बढ़ाया। तो फिर दीदी ज्यू को अपनी पीठ काटने देंगी, ठीक है? नहीं, ये सब पसीने से भीगा हुआ है। युवा मास्टर ज्यू ने अपना सिर हिलाकर सीधे मना कर दिया। ओह, रात में तुम इतने करीब थे और अब तुम बहन को नापसंद करने की हिम्मत कर रहे हो। कियान रेनेक्स्यू ने भौहें चढ़ाई और चंचलता से यंग मास्टर ज्यू के सिर पर थपथपाया। युवा मास्टर ज्यू ने अपना सिर नीचे झुका लिया। उसने खिलखिलाकर कहा, बहन, रात को अच्छी खुशबू आती है। आह। इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, कियान रेनेक्स्यू ने पहले ही यंग मास्टर ज्यू की गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें लपेट ली थी और अपना गाल उसके गाल से दबा दिया था।
कोई बात नहीं, आप बहन को नापसंद नहीं कर सकते। हाँ हाँ, मैंने नहीं किया। युवा मास्टर ज्यू को संघर्ष करना पड़ा और उन्हें जमीन पर धकेल दिया गया। कियान रेनिक्स का ठंडा, नमगाल यंग मास्टर जुए के चेहरे से कसकर दबा हुआ था। कुश्ती, खींचतान, वे दोनों थोड़े से लाल हो गए थे। डॉट डॉट डॉट। उनके चंचल उपद्रव के बाद भाई बहन शांत हो गए थे। हल्की हवा चली, जो हल्की ठंडक लेकर आई और हल्की सुगंध भी साथ ले गई। कियान रेनिक्स के बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उसने युवा मास्टर ज्यू की ओर देखा, जो उसकी गोद में अपना सिर रखे हुए था। उसके कोमल हाथ ने उसके कोमल चेहरे को धीरे से सहलाया। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी चकित थी। बहन, आप क्या सोच रही हैं? युवा मास्टर ज्यू ने कुछ उलझन के साथ उसकी ओर देखा। कियान रेनिक्स की आंखें कोमल थी और उसने यंग मास्टर ज्यू की ठुड्डी को खरोंच दिया। उसने धीरे से कहा, बहन सोच रही है, क्या तुमने चुपके से अपनी आत्मा का फिर से उपयोग किया? उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। युवा मास्टर ज्यू की आंखें दूर चली गईं। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या तुम बहन की बात आज्ञाकारी होकर नहीं सुन सकते? कियान रेनिक्स ने अपना सिर नीचे कर लिया, चुपचाप यंग मास्टर ज्यू को देख रही थी। उसके स्वर में तिरस्कार का भाव था। युवावस्था में उनकी आज्ञाकारिता के विपरीत युवा मास्टर ज्यू धीरे धीरे अपने विचार विकसित कर रहे थे। बहन, मैंने सुना, मैंने अभी अभी एक स्पिरिट एबिलिटी आजमाई थी। यह आधे मिनट का भी नहीं था और यह बहुत समय पहले की बात है। युवा मास्टर ज्यू ने कियान रेनिक्स के कोमल हाथ को पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और समझाया, जब तक आवश्यक न हो अपनी आत्मा का उपयोग न करना। उसके पूरे परिवार को उससे इसकी अपेक्षा थी और युवा मास्टर ज्यू ने स्वाभाविक रूप से इसे याद रखा। लेकिन अगर वह अपनी आत्मिक क्षमताओं से परिचित नहीं था, जब वास्तव में समय आएगा तो उच्च साधना के बावजूद ये संभवतः व्यर्थ होगा। कियान रेनिक्स ने भी युवा मास्टर ज्यू के विचारों से कुछ हद तक सहानुभूति व्यक्त की। अतीत में कई वर्षों तक गुप्तचर जीवन बिताने के कारण उनमें युद्ध अनुभव की भारी कमी थी। ज्यू, चिंता मत करो, दीदी तुम्हारी अच्छी तरह से रक्षा करेगी। कियान रेनिक्स की कोमल आवाज में दृढ़ विश्वास था, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। यंग मास्टर जोए के विपरीत दूसरा जीवन जीने के कारण वह विशिष्ट समीरेखा जानती थी। क्लियर स्काई ट्विन स्टोर्स ने पहले ही अपनी पहचान बना ली थी और तान जियाओ पहले ही संप्रदाय में वापस आ चुका था। कियान जुनजी, जिन्हें अभी अभी समाचार मिला था और वे बहुत प्रसन्नता से चले गए थे, सब कुछ इस बात का पूर्वाभास दे रहा था कि जो आना था वह तो आएगा ही, और इस क्षण वह क्या प्रभावित कर सकती है। नगण्य था। अपनी बात कहने में असमर्थ होने के कारण वह न तो कुछ बता सकी और न ही भाग ले सकी। वर्तमान में उसके पास सुरक्षा करने की क्षमता का अभाव है। ये वह परिवार है जिसे ज्यू ने बड़ी मेहनत से एक साथ जोड़ा था। युवा मास्टर जोए ने धीरे से पुष्टि की, अपनी तरफ मुड़ गया और कियान रेनिक्स की कमर को गले लगा लिया। वह बुदबुदाया, ज्यू बहन, माँ और पापा की भी रक्षा करेगा। युवा मास्टर ज्यू अभी भी इंतजार कर रहे थे और कुछ तैयारियां भी कर ली थी। सभी को सुखी जीवन की शुभकामनाएं। 53/904 5.9%। 53/904 5.9%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com V1.10.854 अध्याय 54 अविस्मरणीय पिता और माता का विभाजित प्रेम। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। अध्याय 54 अविस्मरणीय विभाजित माता पिता का प्यार। कुछ दिनों के बाद एक छोटे से उपवन में घास हरी भरी थी और हल्की हवा बह रही थी। हवा में लगातार टक्कर की आवाजें गूंज रही थी। बैंग बैंग। दो सुनहरे सफेद आकृतियां घास वाली जमीन पर एक दूसरे का पीछा कर रही थी। पत्थर और लोहे जितनी भारी लकड़ी की कुंद तलवारें चलाना। वे तेजी से आगे बढ़े और पलटवार किया। समाशोधन के किनारे एक पेड़ के नीचे बैंगनी रंग की पोशाक पहने बीबी डोंट घास पर पालथी मारकर बैठी थी। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी जिससे वो सुंदर और शांत दिख रही थी। उसके गले में लटकन ने सुंदरता का स्पर्श जोड़ दिया। उसके सामने एक फलों की टोकरी और एक लंच बॉक्स रखा गया। उसने सावधानीपूर्वक कटे हुए फल तैयार किए और डिब्बे से पेस्ट्री निकाली। उसकी गतिविधियों का अभ्यास किया गया। वह बिना देखे भी फलों को अच्छी तरह और बारीकी से छील सकती थी। उसकी साफ बैंगनी आंखें चमकीली थीं। वह भाई बहनों को, जो उस समय तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे थे, संतोष भरी नजरों से देख रही थी। हवा ने उसके सुनहरे बालों को आकार दिया। जब सूर्य की रोशनी ने उसे और उन दोनों को घेर लिया तो एक ऐसी गर्माहट आई जो हड्डियों तक पहुंच गई और दिल को सुकून पहुंचा। पिछले 2 वर्षों से भी अधिक समय से बीबी डोन को अपने 2 बच्चों के साथ रहना सबसे ज्यादा पसंद था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या कर रही थी। जब तक वे वहां थे वह सहज और खुश महसूस करती थी। बदला लेने के लिए मजबूत बनने की बात को पीछे रखना पड़ा। स्विश, धमाक, घनी घास वाली जमीन पर कियान रेनिक्स और कियान रेनेज्यू के हाथों में लकड़ी की तलवारें बार-बार टकरा रही थी। कियान रेनेज्यू की बैंगनी आंखों में सफेद रोशनी टिमटिमा रही थी। अंतर्दृष्टि की आंख के साथ कियान रेनेज्यू की तलवारबाजी में तेजी से सुधार हुआ, लेकिन वह अभी भी अपने छोटे शिक्षक को हरा नहीं सका। कियान रेनेक्स के हाथ में तलवार और भी तेज हो गई। तलवारबाजी के प्रति उसकी गहरी अंतर्दृष्टि और परिचितता ने उसे कियान रेनेज्यू के विभिन्न हमलों को समझने में सक्षम बनाया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने जो लकड़ी की तलवार निकाली, उससे 1 दर्जन से अधिक प्रतिबिंब उत्पन्न हुए। ताली। कियान रेनेज्यू ने तलवार के पर्दे को हटाने के लिए अपना हाथ उठाया। हालांकि कियान रेनेज्यू ने अपनी तलवार तुरंत वापस ले ली, जिसका फायदा उठाते हुए कियान रेनेज्यू ने अभी अपनी तलवार का वार पूरा किया था। उसकी पुरानी ताकत खत्म हो चुकी थी और नई ताकत अभी तक उभर कर नहीं आई थी। उसने तुरंत अपनी तलवार सीधे कियान रेनेज्यू की ओर तान दी और उसके करीब आ गई। ताली। कियान रेनेज्यू ने अपनी कलाई घुमाई और कियान रेनेज्यू की रक्षात्मक लकड़ी की तलवार को रोक दिया। चाहे कियान रेनेज्यू ने कोई भी हमला किया हो या वह पीछे हट गया हो, कियान रेनेज्यू की तलवार की नोक लगातार उसके गले पर लगी हुई थी। कोई विकल्प न बचा। कियान रेनेज्यू को अपने पंजों के बल पीछे की ओर कूदना पड़ा। वह तभी सुरक्षित रूप से खड़ा रह सका जब कियान रेनेज्यू ने उसका पीछा नहीं किया। उसने आश्चर्य से अपनी गर्दन को छुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी बहन, आप और भी मजबूत हो गई हैं। ज्यू की प्रगति भी अच्छी है। कियान रेनेज्यू की मुस्कान कुछ रहस्यमय थी। उसने अपनी तलवार रख दी और उसकी आंखों की सफेद रोशनी गायब हो गई। अचानक सुनहरे बालों की एक लत धीरे-धीरे उसके कान के पास आ गिरी। हाँ, कियान रेनेज्यू ने जोर से हंसी, फिर जल्दी से अकड़ गई। वह अपने कॉलर पर लगे 2 सुनहरे बटनों को घूरता रहा। वे अचानक एक धमाके के साथ गिर पड़े। फट। ये देखकर कि कियान रेनेज्यू की अभिव्यक्ति कितनी जल्दी बदल गई, कियान रेनेज्यू हंसने से खुद को रोक नहीं पाई। ज्यू, तुम्हें अभी भी कड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है। कियान रेनेज्यू के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कान थी जब उसने तलवार की नोक से अपने सिर पर धीरे से थपथपाया। समझ गया। कियान रेनेज्यू कुछ उदास होकर नीचे बैठ गया और 2 सुनहरे बटन उठा लिए। कियान रेनेज्यू आगे बढ़ी। वह कियान रेनेज्यू के सामने आई, नीचे झुकी, अपना कोमल हाथ बढ़ाया और खिलखिलाकर मुस्कुराई। चल दर हम। कियान रेनेज्यू ने ऊपर देखा और मुस्कुराया और कियान रेनेज्यू के कोमल हाथ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। वे दोनों साथ-साथ पेड़ की ओर चले। मां। पेड़ पर पहुंचकर कियान रेनेज्यू कुशलता से बीबी डोन के बगल में बैठ गया।
उसने अपना हाथ उसकी पतली बांह पर लपेट लिया और उसके कंधे पर झुक गया। उसने उसकी कोमल सुगंध को सूंघा। बीबी डोंग ने धीरे से जवाब दिया, अपना सिर थोड़ा झुकाया और कियान रेनेच्यू के खिलाफ रगड़ दिया। उसकी कोमल निगाहें कियान रेनेक्स्यू की उपस्थिति को प्रतिबिंबित करती थी। कियान रेनेक्स्यू ने हंस पीले रंग की लंबी पोशाक पहनी थी, जो फिटेड और फ्लोइंग थी, जिसके हेम से उसकी टखने कुछ हद तक दिख रहे थे। बीबी डोंग के सिंदूरी होंठ खुल गए और उसने धीरे से कहा, छोटी जू, लगता है हाल ही में तुम्हारी लंबाई बढ़ गई है। अगली बार मुझे तुम्हारी लंबाई दोबारा नापनी चाहिए। आपको धन्यवाद माँ। कियान रेनेक्स्यू मुस्कुराई जब वह बीबी डोंग के पास बैठ गई। उसके गाल थोड़े लाल हो गए थे। उसने कियान रेनेच्यू की नकल की और धीरे से बीबी डोंग के कंधे पर झुक गई। हर पल उसके लिए विशेष रूप से कीमती था। बीबी डोंग ने अपना हाथ उठाया और प्यार से कियान रेनेक्स्यू के गाल को सहलाया। उसकी आंखों में अतीत के प्रति घृणा का कोई निशान नहीं था। ये बेटी बहुत हद तक उसकी तरह थी। अपने दोनों कंधों पर गर्मी और भार महसूस करते हुए बीबी डोंग का दिल अविश्वसनीय रूप से शांत था। माँ, तुम्हारे लिए कुछ फल और पेस्ट्री लाई हैं जो आज सुबह ही बनाई थी। इन्हें चखकर देखो कि ये कैसी हैं। बीबी डोंग की अभिव्यक्ति कोमल थी और उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण था, क्योंकि वह कटे हुए अनानास का एक टुकड़ा कियान रेनेक्स्यू के मुंह में ले आई थी। उसने अपनी नजर कियान रेनेच्यू की ओर घुमाई और कहा, जीव, पहले अपने कपड़े उतारो और माँ बटन वापस लगाने में तुम्हारी मदद करेगी। कियान रेनेच्यू ने अपने हाथ में रखे फल को अपने मुंह में ठूंस लिया। उसने फुर्ती से अपनी जैकेट उतारी और उसे बीबी डोंग की गोद में रख दिया। वह बीबी डोंग के चेहरे को चूमते हुए हंस पड़ा। आपको धन्यवाद माँ। बीबी डोंग ने अपनी आंखें घुमाई। उसके चेहरे पर हल्की चमक अभी भी फलों की खुशबू के साथ मिश्रित थी। उसने अपने स्पिरिट टूल से एक सुई और धागा निकाला, रंग की तुलना की और उसका चयन किया और धीरे धीरे सुई में धागा डालना शुरू कर दिया। माँ, आप भी कुछ खा लो। कियान रेनेच्यू ने फल और पेस्ट्री को दोनों पक्षों को बड़ी लगन से खिलाया। बड़ी बहन, इसे खाओ, ये पिताजी द्वारा बनाए गए भोजन से बेहतर है। जैसे ही कियान रेनेच्यू के शब्द निकले, उसने अपने पास ठंडक महसूस की और अपने कान के पास एक ठंडी हंसी सुनी। कियान रेनेक्स्यू ने अभी अभी पेस्ट्री ली थी और उस क्षण उसकी चबाने की क्रिया रुक गई। बीबी डोंग ने अपने हाथ में सुई पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। माँ, कियान रेनेच्यू तुरंत सीधा बैठ गया और बीबी डोंग को अपराध बोध से देखने लगा। बीबी डोंग ने बिना किसी हास्य के मुस्कुराते हुए कियान रेनेच्यू के सामने सुई पकड़ी। उसकी आवाज कोमल थी, फिर भी उसमें धमकी का भाव था। जियो, इस बार ठीक है, पर मेरे सामने उसका जिक्र मत करना, समझे? मैं यह नहीं कहूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा। कियान रेनेच्यू ने बार बार सिर हिलाया। याद रखो, माँ ने तुम्हें कई मौके दिए हैं। बीबी डोंग के हाथ में सुई ने हल्के से कियान रेनेच्यू के चेहरे की त्वचा को छुआ। माँ को दुखी मत करो, ठीक है? मैं जानता हूँ। कियान रेनेच्यू ने धीरे से सिर हिलाते हुए निगल लिया। कितना अच्छा लड़का है। बीबी डोंग ने अपनी ठंडी हंसी को रोक लिया और पुनः प्रसन्न हो गई। मानो उसे पुरस्कृत करते हुए उसने कियान रेनेच्यू के चेहरे पर थपथपाया। जब उसने फिर से सुई का काम करने के लिए अपनी नजरें नीची की, उसकी आंखों में उदासी, विष, क्षमा याचना और अनिच्छा झलक रही थी। वह जितनी अधिक मजबूत होती गई, वह अपने दोनों बच्चों से उतनी ही दूर होती गई। कियान रेनेक्स्यू के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई। उसके लाल होंठ खुल गए और बंद हो गए और उसके मुंह में रखी पेस्ट्री को निगलना थोड़ा मुश्किल हो गया। बीबी डोंग अभी भी उस मामले को नहीं भूल सकी। कियान रेनेक्स्यू समझ सकता था। कियान रेनेच्यू ने उसके चेहरे को छुआ, जो सुई से छिल गया था, और उसके होठों को चूमा। उसकी अभिव्यक्ति अपाठिया थी। वह बीबी डोंग के कंधे पर झुक गया। भले ही माता पिता का प्यार विभाजित था, कियान रेनेच्यू बहुत संतुष्ट थी। वह इसका कोई भी हिस्सा गायब नहीं देखना चाहता था। कियान रेनेक्स्यू भी चुपचाप बीबी डोंग के कंधे पर झुक गई, मानो रुकी हुई हो। वह धीरे धीरे उसे रगड़ती रही। सुबह बाहर तलवार चलाने का अभ्यास और पढ़ाई खत्म करने के बाद कियान रेनेक्स्यू और कियान रेनेच्यू ने बीबी डोंग को विदाई दी और अपने निवास पर लौट आए। दोपहर का समय ध्यान और आत्मिक शक्ति को विकसित करने के लिए था। जैसे ही सूरज पश्चिम में डूबा, कियान झुंझी एक गाड़ी को धक्का देते हुए पहुंचे। उनके चेहरे पर मुस्कान सामान्य से कहीं अधिक उज्जवल थी। लक्ष्य को काफी हद तक बंद कर दिया गया था। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह उपहार दो अलग अलग प्रेमों को एक साथ रहने का अवसर देगा, भले ही वे अलग अलग रहें। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। कल ग्रेजुएशन डिफेंस है, थोड़ा व्यस्त हूँ, अपडेट रख रहा हूँ। अध्याय 55 उपहार। गर्भवती आकार बदलने वाली आत्मा जानवर। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLSH। अध्याय 55। एक उपहार। एक गर्भवती रूपांतरित आत्मिक जानवर। कियान झुंझी रात का खाना लेकर आंगन में पहुंची। मुस्कुराते हुए उसने धीरे से बर्तन निकाले और घर में आवाज लगाई, जियो जल्दी आओ। घर के अंदर बिस्तर पर भाई बहनों ने, जिन्होंने बहुत पहले ही जैविक घड़ी विकसित कर ली थी, अभी अभी अपनी साधना पूरी की थी। कियान रेनेक्स्यू बिस्तर के किनारे पर बैठ गई। कियान रेनेच्यू उसकी मुलायम गोद में अपना सिर टिकाकर थोड़ी देर की झपकी ले रहा था। कियान रेनेच्यू की जैद उंगलियों ने हल्के से और क्षण भर के लिए कियान रेनेच्यू के कोमल होठों को छुआ। उसकी आंखों में चिंतन और चिंता का मिश्रण था। यदि यह मामला सचमुच घटित हुआ तो जियो क्या करेगा? कियान झुंझी की भारी आवाज उसके कानों में गूंज उठी, जिसने कियान रेनेक्स्यू के विचारों को पीछे खींच लिया। कियान रेनेच्यू ने अपनी आंखें खोली। उसके कोमल हाथों की छेड़छाड़ से बचने के लिए अपना चेहरा घुमाया और बैठ गया। वह मुस्कुराए और बोले, अजी, खाना तैयार है, चलो चलें। इससे पहले कि कियान रेनेच्यू प्रतिक्रिया दे पाती, कियान रेनेच्यू खड़ी हो गई। उसने कियान रेनेक्स्यू को खींचा और दरवाजे की ओर चला गया। जियो, धीरे करो। कियान रेनेक्स्यू ने जल्दी से अपने जूते पहनते हुए कहा। उसके कदम थोड़े अस्त-व्यस्त थे। एक दर्जन सांसों के बाद कियान रेनेच्यू और कियान रेनेक्स्यू आंगन में पहुंचे। पापा आज इतने खुश क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या कुछ अच्छा हो रहा है? कई वर्षों से एक साथ रहने के कारण कियान रेनेच्यू ने तुरंत महसूस किया कि कियान झुंझी बहुत अच्छे मूड में थी। ये वास्तव में कोई खुशी का अवसर नहीं है, बस अच्छी खबर है। कियान झुंझी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उनके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? क्या तुम ज़ियाओ जुए को बता सकते हो? कियान रेनेच्यू जल्दी से मेज की ओर दौड़ा, उस पर झुक गया और कियान झुंझी को उत्सुकता से देखने लगा। हालांकि कियान रेनेक्स्यू का चेहरा उतर गया। समय सचमुच लगभग आ गया था। उस आत्मिक जानवर की खबर, या यूं कहें कि स्पिरिट हॉल को नष्ट करने वाला अपराधी पैदा होने वाला था। वह बोलना चाहती थी लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल सकी। कियान रेनेच्यू, जो मेज पर झुका हुआ था, एक पल के लिए जम गया। प्रणाली, जो लंबे समय से खराब चल रही थी, ने एक बार फिर अपनी सुरक्षा प्रणाली सक्रिय कर दी है तथा चेतावनी जारी की है। जियो, जब पापा अपना काम खत्म कर लेंगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कियान झुंझी ने कियान रेनेच्यू के सिर को रगड़ा, ज्यादा खुलासा नहीं किया। लेकिन कियान रेनेच्यू को पता था कि इस दौरान कुछ होने वाला है, इसलिए उसने फिर भी दबाव डाला। पापा, क्या आप पहले हमें नहीं बता सकते? शायद जी और मैं आपको आइडियाज ढूंढने में मदद कर सकें। कियान रेनेच्यू की आवाज सुनकर कियान रेनेच्यू की आंखें थोड़ी चमक उठी और उसने आश्चर्य से अपना सिर उठाया। चूंकि भविष्य अवर्णनीय था, इसलिए वह उसमें भाग लेगी। आइए इस विषय पर चर्चा करें। उसने सहमति में बार बार सिर हिलाया। पापा, ज़ियाओ जुए सही कह रहे हैं, हम आपको नए विचार सुझाने में मदद कर सकते हैं।
हाँ हाँ ठीक है, बकवास बंद करो, पापा तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। कियान जुंजी ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। उन्होंने दोनों बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, बैठ गए और उन्हें खाना परोसा। वह मुस्कुराया और बोला, जल्दी से खाओ। कियान रेनेक्स्यू और कियान रेनेच्यू लगभग एक साथ उदास होकर मेज पर बैठ गए। अगर पापा हमें नहीं बताते तो कोई बात नहीं। कियान रेनेच्यू ने अपने कटोरे में चॉपस्टिक से छेद किया, फिर ऊपर देखा और मुस्कुराया। हम भूत दादाजी और जू जीजी से पूछ सकते हैं। ठीक है ए जी। कियान रेनेक्स्यू मुस्कुराए और सिर हिलाया। जब बात माता पिता के साथ व्यवहार करने की आई तो कियान रेनेच्यू अधिक अनुभवी और कुशल थी। कियान रेनेक्स्यू की मनोवैज्ञानिक उम्र ने उसे उन्मुक्त होने से रोक दिया, क्योंकि उसने बहुत पहले ही उस तरह की जागरूकता खो दी थी। कियान जुंजी, जिसने अभी अभी अपना कटोरा उठाया था, उसे पुनः नीचे रख दिया। वह असहाय होकर मुस्कुराया। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या पापा का बता देना ही काफी नहीं है? तो पापा जल्दी बताओ। कियान रेनेच्यू के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी थी। कियान जुंजी ने अपने उत्सुक बच्चों की ओर देखा, उनके चेहरे पर गर्व और रहस्यमय मुस्कान थी। उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, पापा मम्मी के लिए उपहार तैयार कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान रेनेच्यू की आंखें थोड़ी कांपने लगी और उसकी हृदय गति तेज हो गई। कियान रेनेच्यू पहले से ही समझ गया था, ये वास्तव में 100,000 साल का आत्मा जानवर था। पापा ये किस तरह का उपहार है? कियान रेनेच्यू को जवाब पता था, इसलिए वह उस पर दबाव बनाता रहा। हाँ हाँ जल्दी मत करो। कियान जुंजी ने एक कहानीकार की तरह दो बच्चों को कहानी सुनाते हुए उनके जिज्ञासु और उत्सुक चेहरों को देखा। उनका दिल खुशी और संतुष्टि से भर गया। वह मुस्कुराए और बोले, यह उपहार कुछ ऐसा है जिसका सभी स्पिरिट मास्टर सपना देखते हैं। 100,000 साल की स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन। कियान जुंजी की आवाज ने भाई बहनों के थोड़े चिंतित दिलों को पूरी तरह से शांत कर दिया। कुछ समय पहले एक बुजुर्ग को तांगहाओ के पास एक गर्भवती 100,000 वर्षीय रूपांतरित आत्मा जानवर का सामना करना पड़ा। कियान जुंजी ने अपनी बात समझाना जारी रखा। एक बार जब हम उसके सही स्थान का पता लगा लेंगे तो पापा उस आत्मा जानवर को पकड़ने के लिए लोगों को लाएंगे और उसे मां के लिए वापस लाएंगे। कियान रेनेक्स्यू बोलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। क्या इस एक बार को टालने से सब कुछ हल हो जाएगा? ऐसा प्रतीत होता है कि कियान जुंजी के संकट कभी भी बाहर से नहीं आए थे। पापा क्या कोई खतरा होगा? कियान रेनेक्स्यू अभी भी बोल रही थी, उसकी आंखों में चिंता की झलक थी। जियोजू चिंता मत करो। यद्यपि कियान जुंजी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, फिर भी वह अपनी बेटी की चिंता से बहुत प्रसन्न थे। उसने उसे आश्वस्त किया, पापा 2 एल्डर्स और 3 टाइटल डूल लाएंगे। उस स्पिरिट बीस्ट को पकड़ना तो आसान होगा। पापा वह आत्मिक जानवर गर्भवती क्यों होगी? कियान रेनेच्यू की आवाज अचानक धीमी सी सुनाई दी, जिससे कियान जुंजी के चेहरे पर मुस्कान गायब हो गई। ओह! कियान जुंजी ने आश्चर्य से कियान रेनेच्यू को देखा। वह इस तरह के प्रश्न के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थी। उसने अपना मुंह खोला, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या समझाए। वह संभवतः उसे उस ज्ञान पर व्याख्यान देना शुरू नहीं कर सकते थे जो कि कियान रेनेच्यू के लिए अस्थायी रूप से उनके दायरे से बाहर था। क्या वह ऐसा कर सकते थे? कियान रेनेच्यू की जिज्ञासा का सामना करते हुए कियान जुंजी को अचानक शर्म महसूस हुई। उन्होंने हकलाते हुए जवाब दिया, जियो जुए, आपका प्रश्न थोड़ा जटिल है। कियान रेनेक्स्यू ने समय रहते कियान जुंजी की ओर देखा। उसने अपना हाथ उठाया और कियान रेनेच्यू के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, जियो जुए, क्योंकि उस आत्मा जानवर ने रूपांतरित होकर एक मानव से विवाह कर लिया। कियान रेनेच्यू ने कियान जुंजी को अजीब नजरों से देखा। उन्होंने पूछना जारी रखा, क्या ये क्लियर स्काई सेट का तांघाव है? हाँ हाँ ये वही है। कियान जुंजी ने बार बार सिर हिलाया और अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। कियान रेनेक्स्यू और कियान रेनेच्यू की निगाहों ने उसे थोड़ा दोषी महसूस कराया। कियान रेनेच्यू ने आगे कहा, तो इसका मतलब यह है कि 100,000 साल का आत्मा जानवर तांघाव से बहुत प्यार करता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान जुंजी और उनकी बेटी ने भौहें चढ़ाई। उन्हें समझ नहीं आया कि कियान रेनेच्यू क्या कहना चाह रही थी। कियान रेनेच्यू ने धीरे से कहा, तो पापा क्या आप बलिदान के बारे में जानते हैं? वाह! जैसे ही कियान रेनेच्यू ने बोलना समाप्त किया, कियान रेनेच्यू ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। त्याग करना। कियान जुंजी की आंखें भी चौड़ी हो गईं, मानो उन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से समझ लिया हो। ये सही है। कियान रेनेच्यू ने सिर हिलाकर सुझाव दिया, पापा मम्मी को भी साथ क्यों नहीं लाते? उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान रेनेच्यू ने कियान रेनेच्यू को घूरा। उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसने सोचा था कि वह इतना चालाक था, लगभग शैतानी, कि वह चाहता था कि कियान जुंजी उस आत्मा जानवर से रक्षा करे जो तांघाव के लिए खुद को बलिदान कर दे। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जो सोच रहा था वह कुछ और ही था, उपहार को उसकी सर्वोत्तम स्थिति तक पहुंचाना। थोड़ी देर की घबराहट के बाद कियान जुंजी के चेहरे पर धीरे धीरे खुशी फैल गई। इसके तुरंत बाद वह जोर से हंसने लगा। हाँ, ज़ियाओ जुए, तुम सच में पापा के अच्छे बेटे हो। वह सीधे खड़ा हो गया और कियान रेनेच्यू को उठाने का इरादा किया। 1.5 मीटर लंबे कियान रेनेच्यू को इस तरह से उठाए जाने पर थोड़ा अजीब महसूस हुआ। उन्होंने इसका विरोध करते हुए कहा, पापा मैं अब बच्ची नहीं रही। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। कल मेरा स्नातक स्तर का बचाव समारोह है, इसलिए मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, लेकिन मैं अपडेट करता रहूंगा। 56 अध्याय 56 जीवन की अंगूठी, हमें अपने साथ ले चलो। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLSH। अध्याय 56 जीवन वलय, हमें अपने साथ ले चलो। कियान रेनेच्यू ने देखा कि कियान रेनेच्यू को कियान जुंजी ने पकड़ रखा था, जिसने उसका पैर पकड़ लिया था और उसे ऊपर उठा लिया था। वह अपनी हंसी रोक नहीं सकी। वह बहुत अजीब लग रहा था। कियान रेनेच्यू ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए कियान जुंजी के कंधों को पकड़ लिया। हाँ, बात बस इतनी है कि डैडी बहुत खुश हैं। सौभाग्य से कियान जुंजी ने कियान रेनेच्यू को नीचे गिराने से पहले उसे ज्यादा देर तक पकड़कर नहीं रखा। वह कियान रेनेच्यू के सिर को सहलाने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों में पुरानी यादें ताजा थीं। अनजाने में उसका बेटा लगभग उसके कंधों तक पहुंच गया था। पिताजी, ज़ियाओ जुए, खाना ठंडा हो रहा है। कियान रेनेच्यू मेज पर बैठी अपना चेहरा हाथ पर टिकाए चिढ़ाते हुए मुस्कुरा रही थी। ठीक है, चलो पहले खाना खाते हैं। हाँ, खाने के बाद हम बातें कर सकते हैं। कियान जुंजी ने कियान रेनेच्यू के कंधे को थपथपाया और वापस बैठ गया। कियान रेनेच्यू ने सिर हिलाया। वह कियान रेनेच्यू के पास वापस बैठ गया और उसने कटोरा ले लिया जो उसने उसे दिया था। हालांकि कियान जुंजी ने अब और कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी छिपी नहीं रह सकी। जब तक वह तांघाओ या उनके बच्चे को मार गिराता, वह आसानी से उस आत्मा जानवर को बलिदान देने के लिए मजबूर कर सकता था। ये निश्चित रूप से संभव था। इसके तुरंत बाद कियान जुंजी की अभिव्यक्ति थोड़ी परेशान हो गई। पिताजी क्या सोच रहे हैं? कियान रेनेच्यू कियान जुंजी को कुछ खाना परोसने ही वाली थी कि उसने उसकी असामान्यता पर ध्यान दिया। कुछ भी नहीं। कियान जुंजी ने सूखी हंसी हंसी और अपना सिर हिलाया। कियान रेनेच्यू ने ऊपर देखा, भौहें उठाई और एक पल के लिए सोचा।
उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या पापा मम्मी के बारे में चिंतित हैं? मैं और बहन मम्मी से बात करने जा सकते हैं? हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं, डैडी इसे संभाल लेंगे। कियान जुंजी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया। ये ऐसे मामले थे जिनका सामना उसे स्वयं करना चाहिए था। क्या तुम सचमुच ठीक हो? कियान रेनिक्सियो को फिर से थोड़ी चिंता हुई। ये ठीक है, मम्मी को इस उपहार में निश्चित रूप से बहुत रुचि होगी। कियान जुंजी मुस्कुराए, उनके चेहरे पर आत्मविश्वास का भाव था। ठीक है, कियान रेनिक्सियो ने थोड़ा सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। भले ही कियान जुंजी ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, लेकिन वह और कियान रेनिक्सियो बाद में इसकी भरपाई कर सकते हैं। पिताजी, क्या आप हमें अपने साथ ले जा सकते हैं? कियान रेनिक्सियो अचानक बोला। क्या? कियान जुंजी स्तब्ध रह गए। एक पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया कि कियान रेनिक्सियो का क्या मतलब था। ये जियो को एक आत्मा की तलाश में ले जाने के बारे में है। कियान रेनिक्सियो ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गंभीरता से कियान जुंजी को देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। कियान जुंजी को होश आया, उसका चेहरा गंभीर था और उसने सख्ती से मना कर दिया। यह 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर का शिकार था। भले ही वह गर्भवती थी, लेकिन ये बच्चों का खेल नहीं था। इसके अलावा क्लियर स्काई संप्रदाय के सदस्य भी अखाड़े में दिखाई दे सकते हैं, और कियान रेनिक्सियो और उसके भाई की पहचान बाहरी लोगों से गुप्त रखी गई थी। पिताजी, अगर हम साथ चलें, तो हम दादाजी कियान जून और अन्य लोगों को भी साथ ला सकते हैं। कियान रेनिक्सियो अभी भी जिद कर रहा था। कियान रेनिक्सियो, जो उसे रोकने वाली थी, उसके शब्दों से तुरंत रुक गई। प्रतिष्ठित दादाजी को साथ लाना, इससे न केवल उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि कियान जुंजी को चोट भी नहीं लगेगी। कम से कम इससे उसकी मृत्यु में देरी हो सकती है। कियान जुंजी ने फिर भी अपना सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, जियो, इस तरह की उत्तेजना में शामिल मत हो। पिताजी माँ की रक्षा करेंगे। पिताजी, मैं भी जाना चाहता हूँ। कियान रेनिक्सियो ने बगल से धीरे से कहा। जियोजू, तुम भी शरारत क्यों कर रही हो? कियान जुंजी ने भौहें चढ़ाई। अपनी बेटी की सामान्य परिपक्वता को देखते हुए, क्या उसे ज़्याओ जुए को मनाने में उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? पिताजी, हमें ले चलो, हम यहीं अंदर रह सकते हैं। जैसे ही कियान रेनिक्सियो ने बात की, उसने अपनी हथेली फैला दी। अंदर एक लाल रंग की हीरे की अंगूठी पड़ी थी। कियान जुंजी ने भौहें चढ़ाई और उलझन से हीरे की अंगूठी को देखा। उसने संदेह से पूछा, जियो जुए, यह क्या है? कियान रेंजुए ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह एक जीवन वलय है, एक आत्मा उपकरण जो जीवित चीजों को पकड़ सकता है। जीवन अंगूठी। हीरे की अंगूठी उठाते समय कियान जुंजी का चेहरा सवालों से भरा हुआ था। उन्होंने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की। लाल हीरे के अंदर, जो मूंग के आकार का था, एक गुलाबी गोला सा प्रतीत हो रहा था। चाहे वह अपने हाथ में हीरे की अंगूठी को कैसे भी घुमाए, उसके अंदर का गोला उसके अंदर तैरता रहता, उसकी दिशा बिल्कुल भी नहीं बदलती। कियान रेंजू ने आश्चर्य से कियान रेंजू को देखा, फिर जल्दी से खुद को संभाला। जियो जुए, तुम्हें ये चीज कहाँ से मिली? कियान जुंजी ने पाया कि उसकी आत्मिक शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। मुझे ये शहर की एक दुकान में संयोगवश मिल गया। कियान रेनेजू ने ध्यान से कियान रेनेजू पर नजर डाली और ये देखकर कि उसने कोई असामान्य अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, उसने समझाना जारी रखा। इस आत्मा उपकरण को अपने स्वामी को पहचानने के लिए रक्त की एक बूंद की आवश्यकता है। इसे सक्रिय करने के लिए न केवल आत्मिक शक्ति की बल्कि मानसिक शक्ति की भी आवश्यकता होती है। बेशक, कियान रेनेजू ने जो कहा वह झूठ था। ये लाइफ रिंग वह चीज थी जिसे उसने सिस्टम बॉक्स से खोला था। रक्त पहचान, कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इसका उपयोग नहीं कर सका। कियान जुंजी को अचानक समझ आ गया। हालांकि उन्हें इसकी उत्पत्ति पर संदेह नहीं था। वह जानता था कि दोनों बच्चे अविभाज्य हैं। चूंकि कियान रेनेक्स्यू ने कुछ भी नहीं दिखाया, तो उसे और क्या सोचना था। इसके अलावा बच्चे उसकी नाक के नीचे ही थे। कियान रेनेजू ने अंगूठी वापस ले ली और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पापा और बहन को अंदर ले जाकर दिखाओ, अंदर बहुत बड़ा है। हम तो फिर चलो देखते हैं। कियान जुंजी ने सिर हिलाया और कियान रेनेक्स्यू भी उतनी ही उत्सुक थी। वाह! जैसे ही कियान जुंजी ने बोलना समाप्त किया, कियान रेंजोए ने अपने हाथ पर आत्मा उपकरण को सक्रिय कर दिया। हीरे की अंगूठी से निकले गुलाबी धागे ने उन तीनों को बांध रखा था। फिर वे प्रकाश की एक गुलाबी धारा में परिवर्तित हो गए और अपने मूल स्थान से गायब हो गए। डॉट 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 यह क्या ये सचमुच एक आत्मा उपकरण है? यद्यपि कियान जुंजी ने कई तूफान देखे थे, फिर भी वह इस क्षण अपना धैर्य खोने से खुद को नहीं रोक सका। कियान रेनेक्स्यू भी इतनी सदमे में थी कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। इस समय वे घास के एक टुकड़े पर खड़े थे। चारों ओर देखने पर ऐसा प्रतीत हुआ कि यह एक जागीर है। मकान, इमारतें, चट्टानें, बहता पानी, फूल और पेड़, ये किसी रईस के निवास जैसा था। वाह! कियान जुंजी अपनी आत्मा को सक्रिय करने से खुद को नहीं रोक सका और आकाश में उड़ गया। टाइटल डुलवो की गति का उपयोग करते हुए वह कुछ ही सांसों में सीमा तक पहुंच गया। क्षेत्र की परिधि 100 मीटर थी। यदि ये केवल खड़े होने की जगह होती, तो 10,000 लोगों की सेना को इसमें बैठाना कोई समस्या नहीं होती। कियान जुंजी का चेहरा आश्चर्य से भर गया। वह जल्दी से कियान रेनेजू के पास लौट आया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया। उन्होंने सख्ती से कहा, जियो जुए, याद रखना, बाहरी लोगों को यह मत बताना कि तुम्हारे पास इस तरह की चीज है। मुझे पता है। कियान रेनेजू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह झुका, कियान जुंजी का हाथ पकड़ लिया और पूछा, तो क्या डैडी अब हमें स्पिरिट की तलाश में ले जा सकते हैं? ये स्पिरिट टूल बहुत मजबूत है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कियान जुंजी एक क्षण के लिए चुप रहे, फिर असहाय होकर सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन जियो जुए और जियोजू, तुम दोनों केवल यहीं अंदर रह सकते हो। पिताजी, चिंता मत करो, हम आपका ध्यान भंग नहीं करेंगे। कियान रेनेक्स्यू ने सबसे पहले उत्तर दिया। उसकी खूबसूरत आंखें कोमल मुस्कान के साथ कियान रेनेजू को देख रही थी। उनके वहां होने से परिणाम बदल सकता है। कियान रेनेजू ने सिर हिलाया। वह सिर्फ तान सान को मारने का अवसर ढूंढना चाहता था। यहाँ तक कि 100,000 साल के ब्लू सिल्वर सम्राट के बिना भी क्लियर स्काई सेक्ट और स्पिरिट हॉल दुश्मन बनने के लिए किस्मत में थे। जहां तक दुश्मनों की बात है, तो कियान रेनेजू थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर सकता है, लेकिन वह उन्हें अनियंत्रित नहीं जाने देगा। लाइफ रिंग से बाहर आने के बाद कियान रेनेजू को अभी भी लगा कि 2 प्रतिष्ठित लोगों को लाना अधिक विश्वसनीय था, लेकिन कियान जुंजी ने सीधे मना कर दिया। केवल तांग हाओ ही दूसरी ओर था। 3 शीर्षक वाले डोलुओं की तैनाती पहले से ही मानक से कहीं अधिक थी। डॉट 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 भाई बहनों के निवास से निकलने के बाद कियान जुंजी जल्दी से बीबी डोंग के निवास की ओर दौड़े। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। 56/904 6.2%। 56/904 6.2%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे। संपर्क करें बदलाव कार्डियम से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.10.8 अध्याय 57 लक्षित है। आत्माओं की तलाश में निकल पड़ो। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLESH। अध्याय 57 लक्षित है। आत्मा की खोज के लिए प्रस्थान। आंगन के सामने कियान रेंजू ने दूर से कियान रेंजू को अलविदा कहते हुए देखा। वह खुद को थोड़ा चकित महसूस करने से नहीं रोक सकी। कियान रेनेजू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा और अपराध बोध की झलक थी। उसने हैरान होकर पूछा, बड़ी बहन, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं?
जियो, कियान रेनिक्स्यू ने धीरे से कहा। उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से कियान रेंजू के गाल को सहलाया। उसके गुलाबी होंठ थोड़े से खुल गए। धन्यवाद धन्यवाद। उसकी मधुर आवाज और कोमल निगाहों ने कियान रेनिक्स्यू को स्तब्ध कर दिया। उसे समझ नहीं आया कि कियान रेनिक्स्यू ने अचानक ऐसे शब्द क्यों कहे। हे, कियान रेनिक्स्यू ने धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी बाहें खोली और धीरे से कियान रेनिक्स्यू को गले लगा लिया। अपना चेहरा उसके चेहरे से रगड़ने लगी। उसे कभी किसी बात पर संदेह नहीं हुआ था। शायद कियान रेनिक्स्यू उसके पुनर्जन्म के बाद स्वर्ग से उसके लिए एक उपहार था। बड़ी बहन टिल्डा, कियान रेनिक्स्यू ने अपने हाथ उठाए और उन्हें धीरे से कियान रेनिक्स्यू की कमर के चारों ओर लपेट दिया। सूर्यास्त की धीमी चमक ने गर्मी का एहसास दिलाया। उनके आलिंगन में एकत्रित होना। कियान जुंजी, जो चले गए थे, आधे घंटे में बीबी डोंग के आंगन के द्वार पर पहुंचे। फूलों को पानी दे रही बीबी डोंग को देखकर कियान जुंजी की आंखें अचानक पुरानी यादों से भर गईं। एक समय की बात है, वह एक बच्ची थी। डोंगर, कियान जुंजी गेट पर खड़े होकर धीरे से पुकारने लगे। बीबी डोंग की हरकतें रुक गईं और उसकी आंखों में तुरंत घृणा दिखाई दी। उसने पानी का डिब्बा नीचे रख दिया और ऊपर देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, गुरुजी, आपके पास यहाँ आने का समय क्यों है? कियान जुंजी ऐसी अभिव्यक्तियों और स्वरों के आदी थे। उन्होंने कई तरीके अपनाए, जिनमें सत्ता सौंपना भी शामिल था, लेकिन कोई भी नफरत के कण को भी मिटा नहीं सका। कियान जुंजी की अभिव्यक्ति सामान्य रही। ये सब उसका अपना काम था। उसे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ जिससे वह गलत महसूस कर सके। उसने धीरे से कहा, डोंगर, मैं इस बार तुम्हें एक उपहार देने आया हूँ। बीबी डोंग ने भौहें चढ़ाकर ठंडी आवाज और कठोर शब्दों में सीधे मना कर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम मुझे बीमार कर देते हो। कियान जुंजी ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। वह मुस्कुराए और बोले, डोंगर, मैं जानता हूँ कि तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं। क्या अभी तुम्हें शक्ति की कमी नहीं है? हे, तो तुम्हें अपने दिल में यह बात पता थी। बीबी डोंग ने व्यंग्य किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। उसकी आंखें द्वेष से भरी थी। अपने बच्चे के सामने उसने जो नकारात्मक भावनाएं दबा रखी थी, वे इस क्षण फूट पड़ी। उसकी आवाज और भी ठंडी हो गई। तो फिर हमेशा मेरे सामने मत आओ, आंखों में खटकने वाली चीज बनकर और मेरी भूख मिटाने वाली चीज बनकर। बोलने के बाद बीबी डोंग घृणा से भरे चेहरे के साथ अपने कमरे में वापस जाने का इरादा रखते हुए मुड़ गई। कियान जुंजी ने धीरे से भौहें सिकुड़ी। उन्होंने शांति से कहा, तो चूंकि तुम मुझसे नफरत करते हो, इसलिए तुम्हें अब 100,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही कियान जुंजी के शब्द निकले, बीबी डोंग के कदम अचानक रुक गए। वह भौचक्की होकर पीछे मुड़कर बोली, तुमने क्या कहा? कियान जुंजी ने शांति से कहा, तानहाओ के पास एक गर्भवती 100,000 साल पुरानी परिवर्तित आत्मा जानवर है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बीबी डोंग कियान जुंजी के आत्मविश्वास भरे चेहरे को देखकर चुप हो गई। उसने दांत पीस लिए। उसका चेहरा बदसूरत था। वह कियान जुंजी के आगे झुकने की भावना से घृणा करती थी, यहाँ तक कि घृणा भी करती थी। हालांकि कियान जुंजी ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने आगे कहा, मूलतः मेरी योजना इसे पकड़ने और फिर आपको देने की थी। और तब बीबी डोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कियान जुंजी के अगले शब्दों की प्रतीक्षा करने लगी। जियो जुए के पास तो इससे भी बेहतर विचार है। कियान जुंजी मुस्कुराए। उनकी आंखों में स्वीकृति के भाव थे। जो बीबी डोंग थोड़ा चौंक गई। उसकी घृणा भरी अभिव्यक्ति कुछ नरम पड़ गई। ये सही है। जियो जुए ने सुझाव दिया कि आत्मा जानवर को खुद को बलिदान करना चाहिए। कियान जुंजी का चेहरा गंभीरता से भरा था। त्याग करना। बीबी डोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक बलिदान और एक 100,000 वर्षीय आत्मिक पशु का बलिदान बिल्कुल अकल्पनीय था। वह कैसा भव्य अवसर होगा। कियान जुंजी मुस्कुराए और थोड़ा सिर हिलाया। ये सही है, हम तानहाओ या उनके बच्चे को पकड़ सकते हैं और फिर उस 100,000 साल के आत्मा जानवर को आपके लिए बलिदान करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बीबी डोंग की सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने कियान जुंजी की ओर देखा। क्या जियो सचमुच ये सब लेकर आया था? बिल्कुल, कियान जुंजी ने गंभीरता से उत्तर दिया। उसकी आंखों में गर्व का भाव भी झलक रहा था। उसके दिल में कियान रेने जियो हमेशा एक बच्चा ही था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बीबी डोंग चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि जियो ने यह बात किस सोच के साथ कही होगी। उनका हमेशा सौम्य और खुशनुमा व्यवहार बीबी डोंग के लिए कियान रेनेजियो का स्टीरियोटाइप बन गया था। कियान जुंजी को बीबी डोंग के विचार समझ आ गए। उन्होंने शांति से कहा, जियो जुए आपको बस एक उत्तम उपहार देना चाहता है। आपको ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। बीबी डोंग ने भौहें चढ़ाई। उनकी अभिव्यक्ति अमित्र थी। वह चाहती थी कि कियान रेनेजियो उसे व्यक्तिगत रूप से ये शब्द कहे। कियान जुंजी को ऐसी तुच्छ बातों की परवाह नहीं थी। डोंगर, मेरी सूचना का इंतजार करो। जब कोई खबर होगी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जैसे ही उसके शब्द निकले, कियान जुंजी पहले ही अपने स्थान से गायब हो चुका था। वह जानता था कि बीबी डोंग निश्चित रूप से ऐसा अवसर नहीं चूकेगी। 100,000 वर्षीय स्पिरिट रिंग एक ऐसी चीज थी जिसका सपना सभी स्पिरिट मास्टर्स, विशेष रूप से उच्च स्तरीय स्पिरिट मास्टर्स, देखते थे। इसके अलावा 100,000 साल पुराने आत्मा जानवर का बलिदान। बीबी डोंग की अभिव्यक्ति भद्दी थी। कियान जुंजी के संरक्षण पर निर्भर होने से उसे पूरी तरह सहज महसूस हुआ। यह मत सोचो कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा, कभी नहीं। बीबी डोंग के चेहरे पर क्रूरता का भाव दिखाई दिया। 2 दिन बाद तानहाओ का स्थान बंद कर दिया गया था। सुप्रीम पोंटिफ पैलेस के बाहर सेनाएं इकट्ठा होने लगी। आत्मा सम्राट, आत्मा संत और आत्मा डोलुओ, उनमें से 10 से अधिक कई आत्मा राजाओं का नेतृत्व करते हुए पहले से ही कार्रवाई के लिए तैयार थे। क्रिसिंथिमम डोलुओ और घोस्ट डोलुओ टीम के सामने खड़े थे। कियान जुंजी भी साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। पूरी टीम में सबसे आगे आंखें बंद किए चुपचाप खड़े थे। क्रिसिंथिमम डोलुओ आगे बढ़ा और थोड़ा झुका। उन्होंने आदरपूर्वक कहा, महाराज, क्या मुझे पवित्र मेडेन को पुनः सूचित करने की आवश्यकता है? कोई जरूरत नहीं, डोंगर आएगा। कियान जुंजी ने अपना सिर हिलाया। उसके दिल में संदेह का भाव था। अगले ही पल बीबी डोंग की आकृति धीरे धीरे महल के सामने के कोने से चली आई। वह अभी भी साधारण कपड़े पहने हुए थी। 3 टाइटल डोलुओ स्तर के विशेषज्ञों की उपस्थिति में उसे कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। ये केवल एक औपचारिकता थी। उसकी हल्की बैंगनी पोशाक में कुलीनता का स्पर्श था। उसकी सुंदर आंखों में संदेह की झलक थी। वह अपने निवास पर काफी देर तक इंतजार करती रही, लेकिन कियान रेनेक्सियो और कियान रेनेजियो, भाई बहन, उसे ढूंढने नहीं आए। ये सामान्य से बहुत अलग था, जिससे उसे थोड़ा अपरिचित महसूस हुआ। पवित्र युवती गुलदाउदी डोलुओ और भूत डोलुओ दोनों ने झुककर प्रणाम किया। उनके पीछे खड़े आत्मा मास्टर ने भी बीबी डोंग को प्रणाम किया। बीबी डोंग का मूड ठीक नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ सिर हिलाया। उसने दूसरों के सामने कियान जुंजी के प्रति सामान्य लापरवाही भरा रवैया अपनाने की भी जहमत नहीं उठाई। बीबी डोंग की अभिव्यक्ति को देखकर कियान जुंजी पहले ही समझ गई थी कि वह देर से क्यों आई थी। उसने अनजाने में अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली पर महिला की हीरे की अंगूठी को छू लिया। उसे इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी। कियान जुंजी की राजसी आवाज ने महल के सामने पूरे क्षेत्र को ढक दिया। सब लोग चले जाओ। हाँ, ये 300 से भी कम लोगों की थी, फिर भी उनमें 1000 सेनाओं का बल था।
कियान जुंजी ने उड़ान में बढ़त हासिल की। उसके पीछे क्रिसेंथेमम डोलुओ, गोस्ट डोलुओ और बीबी डोन थे। अन्य स्पिरिट मास्टर या तो उड़ गए या पीछे पीछे दौड़ पड़े। लाइफ रिंग के भीतर एक निश्चित कमरे के अंदर 4 दीवारें पतली प्रकाश स्क्रीन थी। इनमें पहनने वाले के आधार पर वास्तविक समय 360 डिग्री मृतकोण मुक्त फुटेज प्रदर्शित किया गया। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। 58 अध्याय 58 तान हाओ और एयिन भाग जाते हैं। पवित्र सूर्य आकाश में प्रकट होता है। एआई मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLESH। अध्याय 58 तान हाओ और आहियन भाग गए। पवित्र सूर्य उतरा। 2 दिन बाद कियान जुंजी ने पहले ही तान हाओ के छिपने के स्थान को खोजने के लिए कई आत्मा मास्टरों का नेतृत्व किया था। साधारण लकड़ी का घर टूटकर बिखर गया। विभिन्न आत्मिक क्षमताओं के टकराने की ध्वनियां गूंज रही थी। रंगों का बहुरूप प्रदर्शक। दुर्लभ जंगल में तान हाओ अपनी मांसल काया के साथ आहियन को खींच रहा था, लगातार भाग रहा था। उसके साफ काले छोटे बालों के नीचे एक दृढ़ चेहरा था। उसकी आंखों में थकान और घृणा का मिश्रण था। जिस आहियन को वह खींच रहा था उसका चेहरा सौम्य और आचरण सुंदर तथा महान था। उसके संपूर्ण अस्तित्व से एक प्राकृतिक आभा निकलती थी। उसके कोमल चेहरे पर थकान और पीलापन झलक रहा था। उसकी बाहों में कपड़े में लिपटा एक नवजात शिशु था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था। इस समय तान हाओ और उसका परिवार स्पिरिट हॉल के स्पिरिट मास्टर्स के घेरे से बच निकला था। पीछे से आती चीखें सुनकर तान हाओ बार बार पीछे मुड़कर देखता था और लगातार पास आ रहे आत्मा डोलुओं और आत्मा संतों को देखता था। उसकी आंखों में भयंकर चमक थी। दांत पीसते हुए उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और आगे बढ़ते हुए आग्रह किया, आहियन चलो और तेज चलें। ठीक है, आहियन ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज में कमजोरी झलक रही थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह बहुत थकावट की स्थिति में थी। वह तान हाओ के पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। अंततः वे अपने पीछे स्पिरिट मास्टर टीमों को अस्थायी रूप से पीछे धकेलने में सफल रहे। वे बिखरे हुए पत्थरों से भरी घाटी में भाग गए। इससे पहले कि तान हाओ राहत की सांस ले पाता, धुंध और भ्रम की तरह भूतिया आकृतियां पास में टिमटिमा रही थी। वहां कौन है? तान हाओ अचानक घबरा कर चिल्लाया। पफ! अचानक 2 विशाल हाथ जो स्याही की तरह काले थे और मृत्यु की भारी आभा उत्सर्जित कर रहे थे, प्रकट हुए, एक आगे और एक पीछे। उन्होंने क्रमशः तान हाओ और आहियन को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। धतेरी की! तान हाओ ने अपने दांत पीस लिए। उसके हाथ में बिजली की रोशनी में लिपटा हुआ क्लियर स्काई हैमर तेजी से फैल गया। अत्यधिक शक्ति। इससे दोनों भूतिया विशालकाय हाथ एक धमाके के साथ टूट गए। स्विश! भूतिया आकृति प्रकट हुई। गुलदाउदी डोलू हवा में तैर रहा था। उसके पैर 9 चमकदार आत्मा के छल्ले से सजे हुए थे। उसने ऊपर से तान हाओ के 3 सदस्यों वाले परिवार को देखा। कोई आत्मा की अंगूठी दिखाई नहीं दे रही है, केवल एक भूतिया छाया है। क्या शीर्षक वाला डोलू है? तान हाओ ने गोस्ट डुलुओं को ठंडेपन से देखा। उनके शब्द तारीफ की तरह लग रहे थे, लेकिन साथ ही कमजोरों को परेशान करने के लिए गोस्ट डुलुओं पर कटाक्ष भी लग रहे थे। अधिक बातें करना बेकार है, बस जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दो। भूत डोलू की आवाज अविश्वसनीय रूप से कर्कश थी। युवा मास्टर जू ने पवित्र युवती के लिए जो उपहार दिया था, उसे स्वाभाविक रूप से अपना सर्वस्व देना पड़ा। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, भूत डोलू ने अपना हाथ उठाया और लहराया। उसकी आत्मा की अंगूठी चमक उठी और भूतिया छायाएं जमीन पर फैल गईं, तेजी से तान हाओ पर हमला कर रही थी। आप चाहें? तान हाओ दहाड़ा। वह तुरंत गोस्ट डुलुओं की ओर बढ़ा। उसके हाथ में रखा क्लियर स्काई हैमर जमीन पर गिरा और मोटी मिट्टी टोफू की तरह बिखर गई। काली छाया छंट गई। तान हाओ पहले ही गोस्ट डुलुओं के सामने पहुंच चुका था। उन्होंने युद्ध में क्लियर स्काई हैमर का प्रयोग किया। हालांकि वह गोस्ट डुलुओं के असली शरीर को बिल्कुल भी नहीं छू सका। क्लियर स्काई हैमर ने शक्तिशाली रूप से प्रहार किया, जिससे काली धुंध की लहरें उठी। उन्होंने एक ही क्षण में कई बार एक दूसरे पर वार किए। काली छाया भूत डुलुओ अपने मूल स्थान से गायब हो गई, जैसे कि टेलीपोर्टेशन द्वारा। जमीन पर भूतिया परछाइयां भावर जैसी लग रही थी। दर्जनों काले भूतिया हाथ तान हाओ की बाहों को कसकर बांध रहे थे। एक ही समय पर भूत डुलुओ पहले ही कुछ ही दूरी पर प्रकट हो चुका था। एक विशाल भूत का हाथ पहले से ही आहियन और बच्चे को ढक रहा था। नहीं, तान हाओ की आंखें फटने वाली थी और जैसे ही वह दहाड़ा, उसके शरीर से एक रक्तिम रोशनी फूट पड़ी। टकराना, भाड़ में जाओ। तान हाओ क्रोधित और क्रोध से अभिभूत होकर तुरंत अपने बंधनों से मुक्त हो गया। उसके हाथ में रखे क्लियर स्काई हैमर से अचानक सुनहरी रोशनी निकली। ये फूला, झूला और दहाड़ा, आसमान तोड़ने वाला प्रहार। विशाल क्लियर स्काई हैमर तेज गति से आगे बढ़ा। भूत हाथ का विनाश करना। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के कारण भूत डुलुओं की भी आंखें सिकुड़ गईं। वह अपना हाथ उठाकर उसे रोकने से खुद को नहीं रोक सका। धमाका! तान हाओ का हमला गोस्ट डुलुओं पर नहीं हुआ। इसके बजाय ये घाटी से टकराया। एक क्षण में बड़ी बड़ी चट्टानें गिर पड़ी और धूल का एक घूमता हुआ बादल हवा में छा गया। भूत डोलू, जिसकी दृष्टि अभी तक ठीक नहीं हुई थी, अंदर दफन था। आहियन, चलो चलें। तान हाओ ने अपने हाथ पर लगी चोटों को नजरअंदाज किया। आहियन को खींचते हुए वह जाने वाला था। जैसे ही वह मुड़ा, अचानक उसके कानों में एक स्त्री जैसी आवाज गूंजी। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? शब्द समाप्त होने से पहले एक सुनहरा तेज ब्लेड तान हाओ के सिर की ओर घुस गया। पफ! तान हाओ समय रहते रुक गया और बचने के लिए अपना सिर घुमा लिया। ब्लेड जमीन को चीरता हुआ तान हाओ के खुरदुरे चेहरे पर खून के निशान छोड़ गया। अद्भुत जैस्पर स्काई गुलदाउदी। एक और शीर्षक डोलुओ। आहियन ने आसमान की ओर देखा। उसके पतले होंठ कांप रहे थे। वह अपने सदमे को दबा नहीं पा रही थी। उसकी नीली आंखों में दुख और बेबसी की झलक थी। तान हाओ की आंखें तेज हो गईं। जब उसने ऊपर देखा, क्रिसेंथेमम डुलुओ, जो वहां आ चुका था, उसने पहले ही अपनी 9 आत्मा रिंगों को बुला लिया था। वह एक विशाल सुनहरे फूल पर तैरते हुए मनमोहक मुद्रा में नृत्य कर रहे थे। उसकी 9वीं आत्मा की अंगूठी चमक उठी। गुलदाउदी मुरझा गई, जमीन पर घाव हो गए, फूल गिर गए, लोग दिल टूट गए। एक तीखी आवाज ने काव्यात्मक शीर्षक सुनाया, जो पूरी घाटी में गूंज उठा। जैसे ही गुलदाउदी डोलुओ ने मनमोहक नृत्य किया, अद्भुत जैस्पर स्काई गुलदाउदी की पंखुड़ियां आध्यात्मिक सांपों की तरह अनगिनत तीखे ब्लेडों में बदल गईं। वे तेजी से सामने से तान हाओ की ओर बढ़े। धतेरी की! तान हाओ ने श्राप दिया। उसकी आंखें चिंता से भर गईं। उनके पीछे चल रहे आत्मा मास्टर उन्हें पकड़ने ही वाले थे। झनकार, धातु के टकराने की आवाज लगातार गूंज रही थी। तान हाओ ने क्लियर स्काई हैमर को अपने सामने रखा और उसे लगातार घुमाता रहा। इस क्षेत्र पर आक्रमण पूरी तरह से रोक दिया गया। हम्फ! गुलदाउदी डुलू ने एक नाजुक सी सिसकारी भरी। उसका सुंदर नृत्य अचानक बदल गया। वंडरफुल जैस्पर स्काई क्रिसेंथेमम पंखुड़ियों के घने समूह विभाजित हो गए, जिससे कई धाराएं बन गईं। उन्होंने तान हाओ पर सभी दिशाओं से हमला किया। आहियन और उसका बच्चा भी उनमें शामिल थे। स्पष्ट आकाश शरीर संरक्षण। बैंग बैंग! क्लियर स्काई हैमर जमीन पर खड़ा था, तेजी से घूम रहा था और सभी दिशाओं से सभी पंखुड़ियों को अवरुद्ध कर रहा था। शीर्षक डुलुओ। इससे अधिक कुछ नहीं है। कुछ देर सांस रोके रखने के बाद तान हाओ ने उपहास किया और उसके हाथ में मौजूद क्लियर स्काई हैमर ने अचानक अपनी चाल बदल दी। यह जमीन पर जोर से गिरा। धमाक! फुफकार! शक्तिशाली प्रभाव के कारण पंखुड़ियों से भरा आकाश पीछे की ओर उड़ गया। बिखरना, टूटना, धूल को ढककर तान हाओ ने रुकने की हिम्मत नहीं की।
उसने आहियन को खींचा और तेजी से घाटी के बाहर की ओर भागा। दो शीर्षधारी डोलवो, क्रिसेंथेमम और घोस्ट घाटी के दोनों ओर लगातार उनका पीछा करते रहे। इस पल, हालांकि तांग हाओ पहले से ही 90 स्तर का था, उसने आत्मा की अंगूठी नहीं लगाई थी। उसके और एक सच्चे शीर्षक वाले डोलवो के बीच अभी भी एक अंतर था। लगातार लड़ाई से वह पहले ही थक चुका था। आहियन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को इस घाटी से जरूर बाहर निकाल लूंगा। तांग हाओ ने अपनी पत्नी और बच्चे को खींच लिया। आहियन को दिलासा देना नहीं भूला। हाओ, आहियन जवाब देने ही वाली थी। पवित्र अग्नि से जलते हुए सुनहरे पंख आकाश से नीचे तैरने लगे। उन्होंने तांग हाओ और आहियन का ध्यान आकर्षित किया। तांग हाओ की आंखें अपना ध्यान खो बैठी। वह समझ गया कि इसका क्या मतलब है। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा सीधे तेज रोशनी की ओर था। मंद प्रकाश, चिलचिलाती गर्मी, तीव्र। कुछ ही परिवर्तनों के भीतर आसमान से सुनहरा सूरज उतरा और पूरा घाटी पवित्रता से भर गया। गर्म पवित्र अग्नि ने तांग हाओ की रीढ़ में ठंडक पहुंचा दी। कियान जुंजी, किसी अज्ञात समय पर वह पहले से ही हवा में खड़ा था। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके पीछे सेराफिम की गंभीर धर्म मूर्ति थी। दो शीर्षक वाले डोलवो, गुलदाउदी और भूत पहले से ही इकट्ठा हो गए थे और हवा में कियान जुंजी को झुका दिया। सर्वोच्च पोप, आप सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। मैं आज अपनी स्नातक की फोटो खिंचवाने गया था, इसलिए अपडेट थोड़ा देर से आया। 58/904, 6.4%। 58/904, 6.4%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 59 अध्याय 59 तांग हाओ को जीवित पकड़ें और लाभ अधिकतम करें। AI मॉडल जेमिनी -2.5 योजक चिन्ह FLASH। अध्याय 59 लाभ को अधिकतम करने के लिए तांग हाओ को जीवित पकड़ना। जीवन रिंग के अंदर कियान रेनेज्यू ने प्रकाश स्क्रीन पर राजसी और गंभीर कियान जुंजी को देखा। वह कियान रेनेक्स्यू की गोद से उठने से खुद को नहीं रोक सका। उन्होंने उसकी अंतहीन प्रशंसा की। बहन, देखो पिताजी कितने सुंदर हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान रेनेक्स्यू चुप रही, सोने से भरे प्रकाश स्क्रीन को देखते हुए। वह वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन कियान जुंजी के युद्ध रिकॉर्ड के बारे में सोचकर वह उसकी प्रशंसा करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। वह केवल औपचारिकतावश सिर हिला सकी। उसकी नजर आहियन की गोद में अभी भी कपड़े में लिपटे बच्चे पर पड़ी। किसी तरह बच्चे ने रोना बंद कर दिया। सबसे उत्कृष्ट आत्मा हथौड़ा, शक्तिशाली स्पष्ट आकाश संप्रदाय। प्रकाश स्क्रीन से एक गंभीर आवाज सुनाई दी। कियान जुंजी की नजर तांग हाओ पर पड़ी। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। दुनिया में नंबर 1 संप्रदाय के उत्तराधिकारी ने वास्तव में एक आत्मा जानवर के साथ मिलीभगत की। यह एक आपदा होने के लिए नियत है। भले ही यह एक आपदा है, लेकिन इससे आपका क्या लेना देना है। तांग हाओ की आंखें क्रोध से जल उठी। कियान जुंजी के शब्दों ने मानो उसके दुखते स्थान को चुप दिया हो। यदि आहियन एक आत्मा जानवर नहीं था, वह संप्रदाय गुरु का पुत्र गर्भवती आहियन के साथ कैसे घूम सकता था। आहियन की नीली आंखें भी थोड़ी धुंधली हो गईं। कितना दुस्साहस, कानून जानते हुए भी उसे तोड़ रहे हैं। कियान जुंजी ने धीमी आवाज में चीख मारी। उसकी नौ आत्मा की अंगूठियां धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। तांग हाओ के साथ और अधिक शब्दों को बर्बाद करने की तैयारी नहीं कर रही थी। आज ये सीट स्पष्ट आकाश संप्रदाय के दरवाजे को साफ करेगी। तो फिर आओ। तांग हाओ की आवाज धीमी हो गई। उसने बल लगाकर आहियन को सीधे पास की गुफा में धकेल दिया। हाओ, आहियन की कोमल आवाज सुनाई दी। उसे एक विशाल चट्टान ने जवाब दिया, जिसने गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। तांग हाओ, आत्मसमर्पण करो और अभी भी आशा की एक किरण है। कियान जुंजी की काली आत्मा की अंगूठी चमक उठी और उसके हाथ में एक तेज तलवार पहले से ही दिखाई दे रही थी। यह उनकी अंतिम चेतावनी थी। यदि आप आहियन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको मेरे शरीर के ऊपर से कदम रखना होगा। तांग हाओ के हाथ में साफ आकाश हथौड़ा बिजली की तरह चमक रहा था। उसकी सारी आत्मिक शक्ति एकत्रित हो गई। जिद्दी, कियान जुंजी ने अपने हाथ में तेज तलवार घुमाई। उनके पीछे उनकी मार्शल आत्मा सच्चा शरीर उनकी गतिविधियों को प्रतिबिंबित करता था। एक विशाल दिव्य प्रकाश ब्लेड तांग हाओ की ओर बढ़ा, जिससे पहाड़ की दीवार ढह गई। तलवार की धार से भौहें दुखने लगी। स्विश, तांग हाओ दीवारों पर उड़ते हुए अबाबील की तरह चलता था, अपने हाथ में क्लियर स्काई हैमर पकड़े हुए। वह दिव्य प्रकाश ब्लेड के रास्ते पर भाग गया। पहाड़ फट गया, फिर भी दिव्य प्रकाश ब्लेड हमेशा तांग हाओ से एक कदम पीछे था। दरार, टूटे हुए पत्थर उड़ गए। तांग हाओ पहले से ही हवा में था। उसके हाथ में रखा क्लियर स्काई हैमर हवा में तेजी से फैल गया और कियान जुंजी की ओर तेजी से झूलने लगा। अराजक तूफान, हे, कियान जुंजी ने उपहास किया, जैसे ही वह हमले का सामना करने के लिए अपने हाथ में तेज तलवार उठाने वाला था। अचानक उसके कानों में कियान रेनेज्यू की आवाज गूंजी। पिताजी, एक विशुद्ध शक्ति प्रकार के आत्मा मास्टर के साथ आमने सामने मत जाओ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियान जुंजी थोड़ा चौंका। उन्होंने तांग हाओ के साथ टकराव के विचार को तुरंत खारिज कर दिया। गुलदाउदी, भूत, बस एक हल्की सी चीख के साथ गुलदाउदी डुलुओ और भूत डुलुओ तुरंत उड़ गए। एक दूसरे के पीछे एक दूसरे को गले लगाते हुए 18 आत्मा के छल्ले बेतहाशा घूम रहे थे। फिर भी उन्होंने खुद को व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित कर लिया। दोहरी ध्रुवीयता स्थैतिक डोमेन। पूरी घाटी में तीखी और कर्कश आवाजें गूंज रही थी। सभी दिशाओं में अजीब उतार चढ़ाव फैल गए। हवा रुक गई, रोशनी रुक गई, धूल, टूटे पत्थर और गिरे हुए पत्ते हवा में जम गए। तांग हाओ का शरीर हथौड़े को घुमाते समय रुक गया। उसकी आंखें थोड़ी कांप उठी। घबराहट के साथ साथ क्रोध और अनिच्छा भी भरी हुई। उफ, एक सुनहरा तेज ब्लेड सीधे तांग हाओ के शरीर में घुस गया। स्थिर स्थान पुनः गतिशील हो गया। ब्लेड के प्रभाव से तांग हाओ का शरीर तेजी से नीचे गिर गया और खून आसमान में फैल गया। टकराना, जमीन टूट गई। तांग हाओ जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसके मुंह और नाक से लाल खून बहने लगा। उसे पकड़ें, कियान जुंजी ने आदेश दिया। भूत डोलू तुरंत एक मुख भूत छाया में बदल गया और तांग हाओ को जीवित पकड़ लिया। स्विश, सुनहरे नीले रंग की लताएं जो ऊपर की ओर लहरा रही थी, अपना लक्ष्य चूक गईं। आह, तांग हाओ चीख पड़ी। गुलदाउदी डुलुओं की तीखी पंखुड़ियां पहले ही तांग हाओ के कंधों में चुभ चुकी थी। हाओ, आहियन की चिंतित आवाज सुनाई दी। वह पहले ही विशाल चट्टान को हटा चुकी थी और बच्चे को अपनी बाहों में पकड़े हुए वह उस ओर दौड़ने ही वाली थी। स्विश स्विश स्विश, प्रकाश की 1 दर्जन से अधिक धाराएं तेजी से बहीं। तलवार चलाना, पंख फड़फड़ाना, तैरना या आक्रमण करना। आत्मा मास्टर जिन्होंने पहले तांग हाओ को घेर लिया था, वे सभी आ गए थे और आहियन को घेर लिया था। इस पल तांग हाओ और उसका समूह पूरी तरह से पराजित हो गया, मानो वध के लिए भीड़े हों। जीवन रिंग के अंदर कियान जुंजी को तांग हाओ पर सफलतापूर्वक कब्जा करते हुए देखना। कियान रेनेज्यू ने राहत की सांस ली। वह अपने बगल में खड़े कियान रेनेक्स्यू को देखना नहीं भूला। उन्होंने निर्देश दिया, बहन, आपको ये भी याद रखना होगा, ताकत की तुलना ताकतवर आत्मा गुरुओं से मत करो। कियान रेनेक्स्यू, जो उसके कंधे पर झुकी हुई थी, एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसने एक क्षण तक सोचा और पुरानी बातें याद की, फिर गंभीरता से सहमति में सिर हिलाया। हम बड़ी बहन को याद है। यह अच्छी बात है बहन, अपने फायदे मत भूलना। कियान रेनेज्यू मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने अपनी दृष्टि प्रकाश स्क्रीन पर पुनः घुमाई, फिर तुरंत भौहें सिकोड़ ली।
ऐसे समय में वह शिशु अभी भी कैसे सो सकता है? कियान जुंजी धीरे धीरे उतरा। उसकी आंखों में अप्रतिबंधित खुशी थी। आहियन ने शिशु को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और लालच भरी निगाहों से उसे घेरे हुए आत्मा गुरुओं को देख रही थी। वह पहले से ही समझ चुकी थी कि आज वह निश्चित रूप से खतरे से बच नहीं पाएगी। उसकी आंखें दर्द और आंसुओं से भर गईं। कियान जुंजी को देखते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, उसे और मेरे बच्चे को जाने दो और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, आहियन, ओह। तान हाओ उसे रोकना चाहता था, लेकिन उसके लिए हाथ उठाना भी मुश्किल था। कोई जरूरत नहीं है। कियान जुंजी ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया। आहियन कुछ क्षण के लिए चुप रही। वह अपनी भौहें चढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। क्या इस व्यक्ति को उसकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी की जरूरत नहीं थी? कियान जुंजी ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपने सामने खड़ी सुंदर आकृति की ओर इशारा किया। उसकी उंगली हवा में उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ। कियान जुंजी, आप क्या कर रहे हैं? तान हाओ दहाड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं। आहियन उसकी पत्नी थी। कोलाहलयुक्त कियान जुंजी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। अपने बच्चे के सामने उसका अधिकार और भी अधिक अलंघनीय था। उसने अपना हाथ उठाया और तान हाओ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। थप्पड़, तान हाओ ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। उसकी आंखों में हत्या का इरादा और भी हिंसक हो गया। रुको, उसे चोट मत पहुंचाओ। तुम जो चाहोगी मैं मान जाऊंगा। आहियन ने उसे रोकने के लिए जल्दी से अपना हाथ उठाया। क्या ऐसा है? तब तो यह और भी अच्छा है। कियान जुंजी के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान थी जब उन्होंने अपना हाथ उठाया और ताली बजाई। ताली ताली, डोंगर, बस इतना ही काफी है। कियान जुंजी की आवाज गिर गई। एक बैंगनी सुंदर आकृति नीचे तैरती हुई आई और आहियन के पीछे रुक गई। आहियन की पीठ को देखते हुए उसकी आंखें उत्साह से जल उठी। स्पिरिट हॉल की पवित्र युवती बीबी डोन। तान हाओ ने अचानक प्रकट हुई महिला को देखा और उसकी पहचान पहले ही पहचान ली। आहियन ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से भर गईं। वह भी यह सोचकर आह भरने से खुद को नहीं रोक सकी कि उसके सामने वाली महिला का आकर्षण उससे भी बढ़कर था। फिर उसे कुछ उलझन महसूस हुई। ये वास्तव में बहुत सरल है। कियान जुंजी की आवाज ने आहियन का ध्यान वापस खींच लिया। जब तक आप डोंगर के लिए खुद को बलिदान कर देती हैं, मैं आपके पति और बच्चे को जाने दे सकता हूँ। क्या बलिदान? आहियन की आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। तभी उसे समझ में आया कि दूसरा पक्ष न केवल उसकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी चाहता था, वे उसके लाभ को भी अधिकतम करना चाहते थे। नहीं, उनकी बात मत मानो। आहियन, तान हाओ एक जानवर की तरह दहाड़ रहा था, लगातार अपने बंधनों से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। सभी को सुखद जीवन की शुभकामनाएं। शिकायत, मुझे एक बदमाश मिला। उसने किसी और अकाउंट से मुझे लगातार 5 बार बुरी समीक्षाएं दी और कहा कि मैंने बीबी डोन को बदनाम किया है। मैंने ऐसी सभी टिप्पणियां हटा दी और म्यूट कर दिया। वो तो बिना पढ़े ही बस खराब रिव्यू स्पैम करने आया था। अगर पढ़ना नहीं है तो लोगों को परेशान करने मत आ। चलो हम सब मिलकर अलग हो जाते हैं। डुलुओं के हजारों फैनफिक्स हैं। सीधे क्लाइमैक्स की जरूरत नहीं है। मेरी पुरानी किताब मेचक की रिपोर्टिंग और सील होने से मैं पहले ही परेशान हो चुका हूँ। क्या अब आप मुझे निशाना बना रहे हैं? इसके अलावा ग्रुप लिंक काफी समय से सारांश में मौजूद है। जो लोग इच्छुक हैं वे ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। 59/904 6.5%। 59/904 6.5%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचाना हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलावकारी एमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 60 अध्याय 60 बलिदान दूसरी दुनिया से तानसान का शासन। AI मॉडल जेमिनाई -2.5 योजक चिन्ह FLSH अध्याय 60 बलिदान दूसरी दुनिया। तानसान ने मैकपाई के घोंसले पर कब्जा कर लिया। आहियन की आंखें संघर्ष से भरी थीं। उसकी खूबसूरत आंखें तान हाओ की ओर देख रही थीं। कियान जुंजी ने भौहें चढ़ाईं और तुरंत अपना हाथ उठाया। गुलदाउदी और भूत डोलू ने आदेश का पालन किया। वे तान हाओ के साथ तेजी से पीछे हटे और केवल दर्जनों मीटर दूर जाने पर ही रुके। हाओ, आहियन उसका पीछा करने के लिए दौड़ी। आसपास के स्पिरिट मास्टरों ने इसकी अनुमति नहीं दी और तुरंत अपनी स्पिरिटों को मुक्त कर दिया। आहियन के कदम रुक गए। दूर से तान हाओ को लगातार दहाड़ते देख वह दर्द से अपनी आंखें बंद करने से खुद को नहीं रोक सकी। आपने इस पर क्या विचार किया है? कियान जुंजी अपने हाथ पीछे करके खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे जीत उसकी मुट्ठी में है। जब तक आप अपना बलिदान देंगी, आपके पति और बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्या मैं आप पर भरोसा कर सकता हूँ? आहियन ने अपनी गोद में शिशु को देखा। उसकी आंखें अनिच्छा से भरी थीं। क्या आपके पास कोई विकल्प है? आहियन के पीछे बीबी डोन की ठंडी उत्तेजित आवाज अचानक गूंज उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, भले ही आप खुद को बलिदान न करें, फिर भी मैं आपकी आत्मा की अंगूठी और आत्मा की हड्डी प्राप्त कर सकता हूँ। आहियन का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके सुंदर चेहरे का सारा रंग तुरंत उड़ गया। उसके होठों पर एक कड़वी मुस्कान खेल रही थी। उसकी आंसुओं से भरी आंखें लिपटे हुए शिशु से हटकर दूर खड़े तान हाओ पर टिक गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रुकी हुई थी, फिर भी अलविदा कह रही थी। आहियन, मत करो, उनसे सहमत मत हो। तान हाओ लगातार संघर्ष करते हुए दहाड़ा। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठे दो शीर्षधारी डॉलुओ, क्रिसेंथेमम और घोस्ट द्वारा दृढ़तापूर्वक दबा हुआ था। वह पागल कुत्ते जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। आहियन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से दुस्पष्ट आंसू गिर रहे थे। वह पहले से ही अपने भाग्य को स्वीकार कर चुकी थी। इन परिस्थितियों में क्लियर स्काई संप्रदाय के मूक दर्शक बने रहने का उल्लेख नहीं किया जा सकता। अगर वे आ भी गए तो क्या फर्क पड़ेगा? आहियन ने अपने चांदी के दांत काटे। उसकी आवाज पहले से ही सिसकियों से भर गई थी। उसने कठिनाई से कहा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। कियान जुंजी ने प्रसन्नता से ताली बजाई। उनका चेहरा विजयी लग रहा था। बीबी डोन की आंखें प्रत्याशा से भरी थीं। आहियन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बच्चे को अपनी बाहों में सौंप दिया। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उसने अनिच्छा से कहा, मेरे बच्चे को हाओ को सौंप दो और मुझे आशा है कि तुम अपना वादा निभाओगे। ठीक है, इधर आओ। कियान जुंजी ने सिर हिलाया और तुरंत किसी को बच्चे को ले जाने के लिए बुलाया। आहियन की निगाह के नीचे बच्चे को तान हाओ के पास ले जाया गया। नहीं, तान हाओ ने उन्मत्ततापूर्वक संघर्ष किया। उसने उस बच्चे को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जो कपड़े में लिपटा हुआ था और उसकी ओर लाया जा रहा था। तान हाओ की कर्कश दहाड़ के बीच बच्चा फिर भी शांति से सोए। मेरा बच्चा। आहियन ने तान हाओ और उनके बच्चे की ओर देखा। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह खुद को रोक नहीं सकी और लगातार आंसू बहने लगी। ये देखकर कि तान हाओ लंबे समय तक बच्चे को लेने के लिए तैयार नहीं था और समय बर्बाद कर रहे हैं, कियान जुंजी ने तुरंत ठंडे स्वर में कहा, बच्चे को लपेटो और उसे तान हाओ के गले में लटका दो, चाहे वह चाहे या नहीं। हाँ, अधीनस्थ ने तुरंत आदेश का पालन किया। उसने बच्चे को तान हाओ के सामने लटका दिया। कियान जुंजी ने पीछे मुड़कर देखा, फिर आहियन से आग्रह किया, आप अभी शुरू कर सकते हैं। हाओ, तुम्हें हमारे बच्चे की अच्छी देखभाल करनी होगी। आहियन ने, उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं, दूर से तान हाओ को निर्देश दिया। तान हाओ की हृदय विदारक चीखों के बीच वह धीरे से घूमी। अपने सामने बीबी डोन को देखते हुए उसके चारों ओर नीली सुनहरी रोशनी से चमकती हुई नीली चांदी की घास लगातार बढ़ती जा रही थी।
ये जीवन शक्ति से भरपूर था। बीबी डोंग की आंखों में अब सिर्फ लालच ही नहीं था, बल्कि सम्मान का भाव भी था। स्वयं एक मां होने के नाते वह आह्येन के दुख और अनिच्छा को महसूस कर सकती थी। ये सोचकर बीबी डोंग को अभी भी इस बात का दुख था कि उसने उस सुबह कियान रेनेज्यू और कियान रेनिक्स्यू का इंतजार नहीं किया था। मैं आपसे विनती करता हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। आह्येन के चेहरे से आंसू बहकर जमीन पर गिरने लगे। उसके कोमल हाथ एक साथ उठ गए। हवा में नीले रजत सम्राट का असली रूप था, नीला सुनहरा और दोषरहित पारदर्शी। ये लगातार फैलता और बढ़ता रहा। नीले चांदी के सम्राट पर हल्के से रक्त लाल रंग के निशान थे। बीबी डोंग ने भौहें चढ़ाई। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया। उसे लगा कि कोई चीज पहले से ही उस पर कब्जा कर चुकी है। नहीं, तान हाव की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने एक गर्जना भरी। उसकी आवाज पूरी तरह से भारी हो गई। पलक झपकते ही चमकदार लाल रोशनी आह्येन की ग्लाबेला से अचानक फैल गया, तुरंत सभी दिशाओं में फैल गया। सब लोग पीछे हट जाओ। कियान जुंजी ने तुरंत पीछे हटने का आदेश दिया, लेकिन ये बेकार था। जहां भी लाल बत्ती गुजरती, सब कुछ रक्त लाल रंग में रंग जाता। सब कुछ ठहर सा गया। पूर्ण शांति। न तो शरीर और न ही चेतना अब काम कर सकती थी। कियान रेनेज्यू और कियान रेनिक्स्यू ने अपने सामने प्रकाश पर्दे को देखा। उनके हृदय समान रूप से उत्साहित थे। उस घाटी के भीतर केवल आह्येन ही चल सकता था। रक्त लाल प्रकाश का एक स्तंभ आकाश में ऊपर उठा। इस समय आह्येन का शरीर पहले से ही एक आकर्षक रक्त लाल लौ में घिरा हुआ था। वह रक्त लाल ज्वाला आह्येन का सब कुछ जला रही थी। उसका रक्त, मांस, खेती और जीवन। रक्त लाल लौ और अधिक तेज जलने लगी, धीरे धीरे लाल से गहरे लाल रंग में बदल गई। और आह्येन का शरीर इस परिवर्तन के दौरान धीरे धीरे फीका पड़ गया, जैसे नीला क्रिस्टल अधिक से अधिक पारदर्शी होता जा रहा हो। सारा रक्त लाल रंग एक विशाल वलय में संघनित हो गया। ये धीरे धीरे सिकुड़ गया। उसके सामने आह्येन और बीबी डोंग को घेर लिया। और इसी क्षण उस विशाल लाल चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न पूर्ण शांति धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। सबसे पहले उस क्षेत्र के सभी लोगों की चेतना वापस लौटी। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए कियान जुंजी बहुत खुश हुआ। तान हाव की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। आह्येन, जो पहले से ही स्पष्ट रूप से प्रकट हो रही थी, ने तान हाव की ओर देखा। वह अपनी मुस्कुराहट और कोमल निगाहों से तान हाव से कह रही थी कि उसने जो किया वह सार्थक था। वह आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। जमीन पर पड़ा नीला रजत सम्राट पूरी तरह से सूखकर नष्ट हो गया। आह्येन का शरीर धीरे धीरे फीका अधिक से अधिक धुंधला होता गया। रक्त लाल लपटों का उठता घेरा तेजी से पीछे हट गया और सब कुछ बीबी डोंग के शरीर में समा गया। उसके शरीर के अंदर लगातार विस्फोटक आवाजें आ रही थी। जैसे ही आह्येन गायब हो गई, बीबी डोंग के पीछे आत्मा खाने वाली मकड़ी सम्राट आत्मा प्रकट हुई, गहरे हरे रंग की और एक बुरी आभा उत्सर्जित करती हुई। मूलतः उसके पैरों के नीचे खाली एक रक्त लाल आत्मा की अंगूठी धीरे धीरे खुल गई। उस चमकदार रक्त लाल रंग के कारण उससे नजर हटाना असंभव हो गया था। इससे निकलने वाले शक्तिशाली दबाव से ऐसा प्रतीत होता था कि हवा स्वयं जम गई है। एक ही समय पर एक क्षण के लिए बीबी डोंग के दाहिने पैर पर नीली सुनहरी रोशनी चमक उठी। बीबी डोंग के चेहरे पर एक आरामदायक, लगभग रुगन मुस्कान थी। वह पहले ही 90वें स्थान पर पहुंच चुकी थी। इस अपार शक्ति ने बीबी डोंग को कुछ हद तक नशे में, कुछ हद तक जुनूनी महसूस कराया। अगले ही पल आह्येन का अत्यंत अलौकिक शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गया, मानो वह कभी अस्तित्व में ही न हो। एक छोटा अस्पष्ट घास का बीज हवा में तैरता हुआ जमीन पर गिर गया। सभी लोगों ने पुनः चलने फिरने की क्षमता प्राप्त कर ली। नहीं, आह्येन, मेरी आह्येन। तान हाव के मुंह से एक अमानवीय रूप से तीखी, शोकाकुल चीख निकली। इस पल तान हाव का दिल कांप उठा। वह उन अन्य जल्लादों को भूल गया था जिन्होंने आह्येन को मौत के घाट उतार दिया था। उसकी रक्तवर्ण आंखें उस आत्मा के वलय को घूर रही थी। वह पागलों की तरह आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा था। काश वह उस बैंगनी आकृति के टुकड़े टुकड़े कर पाता। 1000 टुकड़े कर दो, उसका खून पियो और उसका मांस खाओ। उत्कृष्ट। कियान जुंजी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। 30 साल की उम्र में टाइटल डुलुओ तक पहुंचने में वह तान हाव से 10 साल से भी अधिक तेज था। पिताजी, जल्दी से वह बीज उठा लीजिए। कियान रेंजू की उत्साहित आवाज कियान जुंजी के कानों में गूंज उठी। और इसी क्षण तान हाव के सामने कपड़े में लिपटा हुआ शिशु अचानक भयभीत होकर रोने लगा। तुरंत बाद तान हाव के शरीर से अचानक एक खूनी रोशनी फूट पड़ी। मैं सभी के सुखद जीवन की कामना करता हूँ। 60/904 6.6%। 60/904 6.6%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्य से की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR योजक चिन्ह lab.com 1.10.8